नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक पूरा नया सब्जेक्ट ऑफ सीए सीएमए इंटरमीडिएट। एंड वाओ, क्या बात है! एक टोटली न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, इसलिए आप लोग हैं बहुत ही एक्साइटेड। मैं आप लोग नए लोगों से मिलने वाला हूं, उतना ही एक्साइटेड हूं मैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, नाम तो सुना होगा सेनोरिटा। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया बाय क्वालिफिकेशन। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो मेरा स्कूलिंग एंड कॉलेज भी मुंबई में ही हुआ। एनएम कॉलेज, नरसिंह मुंजी कॉलेज करके है मुंबई में। वहां पे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद ऑब्वियसली ऑलमोस्ट वही टाइम तक मैंने मेरा सीएस भी कंप्लीट कर लिया था। तो बिफोर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब तक मेरा कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट हो गया था इन फर्स्ट गो। देन उसी पैरेलल लेवल पे सीए फाइनल का एग्जाम था। So by the age of 21 and a half, I was also a chartered accountant. जी हाँ, कंप्लीट किया अपना सीए का कोर्स। टीचिंग का काफी पैशन था, बट घर वालों ने बोला भाई सीए सीएस कर लिया है, थोड़ा नौकरी शौकरी कर लो तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा और एक अच्छी तरह से टीचिंग कर पाएगा, स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा कनेक्ट होगा। बिकॉज जितना मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर लूंगा, दैट विल बी हेल्पफुल व्हेन आई एम टीचिंग। एंड बस एग्जैक्टली तभी मैंने डिसाइड किया जेपी मॉर्गन ज्वाइन करने का। तो काफी सारी कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दिए, बट ऑब्वियसली जेपी मॉर्गन वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 years काम किया। एंड देन फाइनली फुल टाइम इनटू टीचिंग। इट्स बीन मोर देन अ डेकेड जब मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिवली मेरा पूरा फोकस कॉस्टिंग के ऊपर ही है, एंड दैट्स व्हाट आई लव टू टीच। एंड वो अब आपको पता चलेगा अपने आने वाली जो ये जर्नी है, जो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 months के लिए चलेगी। एंड इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डुपर फन राइड। ठीक है, तो बस वही है। सीए बने, 4 साल काम किया मैंने जेपी मॉर्गन में। तो उनका फाइनेंशियल डिवीजन था, एक असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वो उनका जो डिपार्टमेंट था, वहां पे आई वॉज देयर फॉर 4 years। काफी कुछ सीखने को मिला। और वो जो भी मैं चीजें सीखा हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि मैंने काम भी वैसा ही किया है, एग्जैक्टली वही अप्रोच रख के आप लोग को मैं डिलीवर करूंगा व्हेन आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट। So are you ready? Then let's get started. So full excitement चाहिए मुझे, फुल जोश चाहिए। जो जोश मेरा इस फर्स्ट लेक्चर में है, मैं आपको गारंटी देता हूं एंड लास्ट लेक्चर तक रहेगा। एग्जैक्टली सेम एक्सपेक्टेशंस मेरा आपसे भी रहेगा। देखते हैं ना, बोलते हैं ना, तालियां दोनों हाथ से बजती रहनी चाहिए। सो बहुत मजा करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ एड्यूटेनमेंट सेशन। ठीक है, वी विल हैव फन। बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि यार ये एकदम सब्जेक्ट को मैं आप लोग के लिए ओवर बर्डनिंग कर दूं। सो वी विल कीप ऑन हैविंग फन, एंड एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो फोकस ऑन आवर स्टडीज। कंबाइन करेंगे एड्यूटेनमेंट को, एंड विल गिव द बेस्ट आउटपुट टू ईच वन ऑफ यू। राइट, चलो ऑन दैट नोट थोड़ा सा एक क्विक डिस्कशन करेंगे अपन लोग। सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसमें से जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा सब्जेक्ट है ना, पहले इसका क्या हाल था, मतलब जब मैंने सीए फाइनल का एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, तब और अब के सीए इंटर में क्या चेंजेस आया है, हाउ दिस सब्जेक्ट हैज चेंज्ड एंड ग्रोन टू अ वेरी वेरी पॉजिटिव लेवल। दूसरा चीज देखो, अभी एक स्टार्ट है, ठीक है, तो स्टार्ट में मैं आपको बता दूं दैट वी आर गोइंग टू बी एज गुड एज फ्रेंड्स। अगर आप एकदम मतलब ज्यादा सोचोगे अरे सर है, डाउट वाउट कैसे पूछेंगे, ऐसा सोचना ही नहीं है। देखो, पूरा पैसा दिया है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, पूरा वसूल करने का। मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं, तो मतलब एक एक पाई पाई वसूल कर लूंगा, ऐसा एटीट्यूड रखना। बिंदास, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस एनी टाइम। सबसे पहला काम जो मैं मेरे लेक्चर में करता हूं, एंड दैट इज आई शेयर माय व्हाट्सएप नंबर विद द स्टूडेंट्स। बिकॉज आप एक नया सब्जेक्ट सीख रहे हो, बहुत सारी क्वेरीज आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे।
देयर शुड बी वन प्लेस जहां पे आप बहुत इजीली मेरे को कनेक्ट कर सको, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय व्हाट्सएप नंबर। सो बहुत इजीली कनेक्टेबल होंगे अपन। अब कई बार मैं लेक्चर्स में बिजी होता हूं तो शायद इमीडिएट रिप्लाई ना है आपको व्हाट्सएप का, बट डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मतलब आपको सिर्फ लिखना है कि सर मेरा नाम क्या है, सर मेरा लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे है एक स्टूडेंट है युग फतेहपुरी, वो है फ्रॉम दिल्ली, सो वो लिखेगा सर युग फतेहपुरी फ्रॉम दिल्ली सीए इंटरमीडिएट बैच। बस इतना लिख दिया आपने, हो गया। और फिर बाद में आपके जो डाउट्स है जो भी हो, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कनेक्ट टू मी। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट्स ऑब्वियसली रिलेटेड टू कंटेंट होते हैं। कई बार 1-2% स्टूडेंट्स कुछ और भी मेंटरशिप लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे वांट गाइडेंस रिगार्डिंग आर्टिकलशिप या कॉलेज एग्जाम्स या अप्रोच टुवर्ड्स एग्जाम्स। फील फ्री टू गेट इन टच फॉर दैट एज वेल, ठीक है। सो बेझिझक रहिएगा डाउट्स के लिए, तो बिंदास। अब देखो, डाउट्स जब आप पूछते हो तो हो सकता है कि आपने जब मुझे डाउट पूछा तो उसको मैं कैसे रिप्लाई करूंगा। इट कुड बी आइदर थ्रू व्हाट्सएप, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मुझे लगा कि नहीं नहीं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आपको कॉल कर दूंगा। या अगर कोई एक्सट्रीम लेवल का हाई फाई डाउट हुआ, देन इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा वी विल डिस्कस इट ऑन अ कॉल। जहां पे मुझे लग रहा है कि व्हाट्सएप से या अपना ऑडियो से मैं इतना इजीली आपको समझा ना पाऊं, देन इन दैट केस आई विल यूज दैट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा आपको एट द आउटसेट, बट प्लीज बी श्योर के ऑल ऑफ दिस इज टू बी यूज्ड सिस्टमैटिकली। समझ चल, अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी इन सीए इंटरमीडिएट। वैसे तो आई फील आपको पता ही होगा, बड़ी होशियार लग रहा है मुझे, बट फिर भी मेरा भी एक फर्ज है। सो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें से कौन से सब्जेक्ट सीए फाइनल में है नहीं है। बिकॉज जैसे ही आप सुनोगे ना कि ये सीए फाइनल में भी है या सीए में फाइनल में भी है, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, आप बोलेंगे अरे सर अभी तो और ज्यादा फोकस कर रहा है, बिकॉज एंड रिजल्ट आपको पता है क्या, कि हमको सीए बनना है कि नहीं। सो दिस सीए इंटरमीडिएट इज डिवाइडेड into 2 parts। और मैं क्या बोल रहा हूं भाई, कम्युनिकेट करते रहना, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए बस एक ही जगह से आवाज जा रही है, दूसरी जगह से आवाज आ नहीं रही है, तो मजा नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, ताली दोनों हाथ से बजती रहनी चाहिए, राइट। सो सीए इंटरमीडिएट डिवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने इसको 2 पार्ट में। पहला है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2, राइट। अब ग्रुप 1 में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। आज से कुछ साल पहले जब मैंने एग्जाम दिया था, यू विल नॉट बिलीव, ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे। आप बोलोगे हाँ सर देखो कितना इजी था आपके टाइम पे, इसीलिए आप पास हो गए हो। भाई रिजल्ट तो तभी भी हमारा भी वैसा ही आता था जैसा अब आ रहा है, और वो तो इंस्टीट्यूट का वैसे ही लिमिटेड 10 to 12% वाला ही रहने वाला है। बट डायनामिक्स ऑफ बिजनेस हैव चेंज। अब सोचो ना, 10 साल पहले जो बिजनेस करने के तरीके थे, जो बिजनेस मॉडल्स थे, और आज जो बिजनेस मॉडल्स है, कितना चेंज आ गया है। तो अगर इतने सारे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहा है, तो बॉस उसको समझने का तरीका भी तो बदलेगा। तो कंटेंट थोड़ा बढ़ गया है, एट द सेम टाइम आप जैसे लोगों का दिमाग भी बढ़ गया है कि नहीं। चलो, सो ग्रुप 1 को अपन ने 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया इंस्टीट्यूट ने। पहला है आपका अकाउंट्स, कितने मार्क्स के लिए, बट ऑब्वियस 100 मार्क्स के लिए। सेकंड है आपका लॉ। थर्ड है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको अपन प्यार से कॉस्टिंग बोलेंगे। एंड फोर्थ है अपना टैक्स, जिसमें 2 पार्ट है, एक है इनकम टैक्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, या जिसको अपन बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। अब सब 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, यू नो दैट। इन द सेम वे आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में है आपका एडवांस अकाउंट्स, फिर है आपका ऑडिट, फिर है आपका EISSM, एंड देन लास्ट में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी,
कि 8 में से 7 सब्जेक्ट्स आपके सीए फाइनल में भी आने वाले हैं। अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, एफएम इको। तो सर कौन सा नहीं आ रहा है? ये आ रहा है, आपका नहीं आने वाला है वो है EIS-SM। यहां पे उसको इंटर में पढ़ो, बराबर से कर लो, बात खत्म, इधर ही इसका फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद में EIS-SM को आपको जिंदगी में कभी नहीं देखना है, बट बाकी सब आने वाले हैं। और अगर आपको आप पता है कि यार ये सेम चीज ऑब्वियसली एडवांस लेवल पे जब अपने को पढ़नी है, देन दैट केस बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। तो इसके लिए जब अपन ये कॉस्टिंग चालू कर रहे हैं, राइट, सो सीए फाइनल का कॉस्टिंग ऑब्वियसली एडवांस लेवल का, बट जब तक बेस प्रॉपर नहीं होगा, आप मुझे बताओ क्या मैं सीए फाइनल पे एक्सेल कर पाऊंगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाऊंगा? द आंसर इज नो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन हर एक चीज में कॉन्सेप्चुअली विद द अटमोस्ट बेसिक क्लियर हो। मानते हो कि नहीं? सो इसके लिए यहां पे बी एंश्योर्ड के कोई भी डाउट हो, बोलते ना, कोई डाउट मत रखना। क्लियर? ओके, अब अगर आपको एग्जाम्स क्लियर करना है, देन इन दैट केस क्या करोगे? ग्रुप 1 में मिनिमम सब में कितना मार्क्स चाहिए बॉस? मिनिमम 40, 40, 40 एंड 40। यहां पे भी 40, 40, 40, 40, ये मिनिमम चाहिए। क्या सब में 40 आया तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, आई मीन सीए फाइनल में आ जाओगे क्या? इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। भाई साहब, आपको मिनिमम सब में 40 तो चाहिए, बट हर दोनों ग्रुप का एवरेज 50 मार्क्स होना चाहिए। दोनों ग्रुप का एवरेज 50 मार्क्स होना चाहिए, राइट? तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि समझो समझो, यहां पे ग्रुप 1 अगर आपको क्लियर करना है, ग्रुप 1 अगर अपने को क्लियर करना है, एक दो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। समझो अकाउंट्स है, लॉ है, फिर कॉस्टिंग है और टैक्स है। 45, 55, 65, 40। अब मुझे बताओ क्या ग्रुप 1 पास या फेल? सोच समझ के बोलना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ग्रुप 1 पास या फेल? बोलो बोलो, टेल टेल एवरीबॉडी। ग्रुप 1 पास या फेल? एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आया है, एंड दैट इज सर पास। क्यों? क्योंकि देखो सब में मिनिमम 40 है क्या? यस सर। क्या एवरेज 50 आया है क्या? 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 40, सर 205। एवरेज 50 मतलब टोटल 200 मार्क्स होना चाहिए बॉस, बराबर है। सो 205 हो गया है, तो यानी मिनिमम 40 वाला क्राइटेरिया सर टिक मार्क, एवरेज 50 वाला क्राइटेरिया सर टिक मार्क। सो कैन आई से ये दोनों चीजें यस है, वी विल राइट योर पास। सेम वे अगर मैं ग्रुप 2 की बात करता हूं तो एडवांस अकाउंट्स है, यहाँ पे ऑडिट है आपका, EIS-SM है, एंड लास्ट में है आपका FM इको। समझो यहां पे है 40, 40, 70, 85। अब मुझे बताओ क्या आप पास हो या नहीं? सर सेम चीजें देखनी है अपने को। क्या मिनिमम सब में 40 आया है क्या? यस सर। क्या एवरेज 50 बना है क्या? यस सर। तो टोटल कर लेते हैं इसका भी, 40 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 85, सर इट इज 235। दोनों 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 ग्रुप आपके क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं विच हैज बीन अ फैक्ट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है। आई विल शेयर इट विद यू। अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, एंड देन देयर इज टैक्स। और आपका है ग्रुप 2 में, समझो आपने दोनों ग्रुप साथ में एग्जाम दिया, तो ये है आपका एडवांस अकाउंट्स, ये है आपका ऑडिट, देन आपका आता है EIS-SM, एंड देन आता है FM इको। समझो आप लोग ने ये एग्जाम दिया, इधर आपका आया 45, 40, 42, 55,
50, 51, 40 and 95. अब आप मुझे बताओ पास है या नहीं। सबसे पहला चीज क्या है सर, मिनिमम 40 होना चाहिए क्या? एक 40 यस, 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 क्या सब में 40 है? यस सर, वो वाला तो चीज है। क्या एवरेज, क्या एवरेज 50 है या नहीं? 45 प्लस 40 प्लस 95, सर डर लग रहा है, प्लस 42 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 40, 418 सर पास। कैसा लग रहा है? एकदम ऐसा फील आ रहा होगा ना, सच्ची में एक रिजल्ट देखा और पास हो गया और ये हो गया 50, है कि नहीं? टोटल कितना आया पता है आपको? कितना चाहिए टोटल? 50 इंटू 8 सब्जेक्ट्स, तो एवरेज आपको 400 चाहिए। अपना यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 418, एंड एक सब्जेक्ट आपके लिए गेम चेंजर निकला, एंड दैट वाज कॉस्टिंग, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? कि अगर आपका प्लान है एक ग्रुप या दोनों ग्रुप देने का, देयर इज गोइंग टू बी वन गेम चेंजर सब्जेक्ट। अगर उसको बराबर से कर दिया ना, बाकी सब थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ चला लेंगे। मतलब आप सोचो ना, अकाउंट्स में आपको 40s में है, टैक्स में 40s में है, लॉ में 40s में, एफएम इकोस में 40s में, बाकी सब भी कुछ खास नहीं है, बट एक सब्जेक्ट, and that subject is your and my favorite, and that is costing। अगर ये अपन ने अचीव कर लिया, दोनों ग्रुप का मैनेज कर लेगा, मैं आपको बता रहा हूं दोनों ग्रुप का। इसमें भी ये लो, मेरे को ये 55 नहीं चाहिए, इसमें भी खाली 55 आने दो, इसमें भी खाली 45 आने दो, इसमें भी खाली 45 आने दो, तो भी मेरा खाली कॉस्टिंग मुझे बचा लेगा। सही है? सो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, एक मोटिवेशन समझ लो, एक रोड मैप समझ लो, एक विजन समझ लो, दैट यू हैव टू गेट बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज अगर अपने को ये सब्जेक्ट 90 प्लस जो अपना अभी से थॉट प्रोसेस होना ही चाहिए, अगर ये आ गया ना, देन इन दैट केस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है? सो आज से आपके लिए मैं अगर बोलता हूं कि बॉस मिनिमम कितना मार्क्स लाना ही लाना है, everybody write it down in your book। क्या? मिनिमम 90 मार्क्स इन कॉस्टिंग। सर क्या इतना मार्क्स आता है? जी हाँ, समझ रहे हो? सो अगर इफ इट इज पॉसिबल, इसीलिए तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है? और अगर आपने भी अपने दिमाग में सोच लिया ना कि नहीं 90 मेरा पासिंग है, ठीक है, आपका पासिंग ये 40 है ही नहीं, कॉस्टिंग में आपका पासिंग क्या है, सबका आंसर चाहिए मुझे, उस चैट बॉक्स में मुझे सबका आंसर चाहिए। व्हाट इज योर पासिंग मार्क्स फॉर कॉस्टिंग? व्हाट इज योर पासिंग मार्क्स फॉर कॉस्टिंग? बोलो बोलो, टेल टेल, पासिंग मार्क्स फॉर कॉस्टिंग। आज के बाद क्या होगा आपके लिए? एवरीबॉडी हैज टू आंसर। बुक में लिख लो ये, आप जैसे अभी अपना बुक कभी भी खोलोगे ना, तो आपको ये चीज दिखनी ही चाहिए। प्रेपरेशन भी उस लेवल का करोगे आप, आई अश्योर यू। करेक्ट, excellent, everybody is answering, and that is 90 marks and above। this is going to be my motive for this subject। 90 marks चाहिए ही चाहिए, लाके ही दिखाएंगे। ठीक है ना? अपने आप से प्रॉमिस कर लो। और मैं आपको बोलता हूं, एक सच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट वही होता है जो प्रॉमिस करे उसको एग्जीक्यूट करके दिखाए। राइट? यस। ओके, सो इस पॉजिटिविटी के साथ, इस मोटिवेशन के साथ, अब उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बोलना तो आसान है ना, बोल दूंगा मैं ना तेंदुलकर से भी बड़ा प्लेयर बनूंगा, मैं विराट कोहली से भी अच्छा बनूंगा, मैं अमिताभ बच्चन से भी अच्छी एक्टिंग करूंगा। ओ भाई, ओके, सोचना अच्छी बात है, अब करके दिखाओ। यस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आ गया ये मिनिमम 40 एवरेज 50 का कॉन्सेप्ट, कि कब आदमी पास होता है फेल होता है? इसमें से समझो, गॉड फॉरबिड अगर किसी को, समझो अगर मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स है, समझो लॉ है, ठीक है, कॉस्टिंग है एंड टैक्स है। ठीक है? अकाउंट्स में समझो आया उसको 35, लॉ में आया 55,
कॉस्टिंग में आया समझो उसको 75 एंड टैक्स में आया समझो उसको 50। आप मुझे बताओ वो ग्रुप 1 पास होगा या फेल। सबसे पहले मिनिमम 40 आया क्या? द आंसर इज नो। ओ ओ मेरे को बताओ क्या ये सिचुएशन में वो पास है या फेल है? सो यस, इन दिस सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली दिस पर्सन हैज नॉट क्लियर, बट उसको कॉस्टिंग में 75 है। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मिलता है, 60 से ज्यादा या 60 जितना, देन इन दैट केस आपको मिलता है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर देने की जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर देने की जरूरत नहीं है, समझे? नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक ये वैलिड रहता है। ये एग्जेम्पशन कब तक वैलिड रहता है? फॉर नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स, फॉर नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स, समझे? सो ये भी एक चीज है कि अपने को एग्जेम्पशन तो लाना ही है हर सब्जेक्ट में, बट आर फोकस इज दिस एंड अपने को दोनों ग्रुप क्लियर करना है, वही फोकस से पढ़ना है। हाँ, अगर कोई एक ही ग्रुप दे रहा है फॉर सम रीजन तो अलग बात है, बाकी लेट्स फोकस के अच्छा मार्क्स आए एंड वी क्लियर इट। सो बस याद रखना मिनिमम 40 चाहिए हर सब्जेक्ट में, एवरेज 50 वो पूरे ग्रुप में चाहिए। बाकी अगर 40 से नीचे है देन पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट में फेल हो, आपको वो ग्रुप वापस देना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस कोई एक सब्जेक्ट में आपको 60 के ऊपर है तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल गया, अदरवाइज चारों पेपर आपको वापस देने पड़ेंगे। गॉड फॉरबिड, समझो कॉस्टिंग का मार्क्स ये वाले सिचुएशन में 55 होता है, सो 35 55 55 50, देन इन दैट केस आपका तो मिनिमम 50 का ही क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, आपको पूरा ग्रुप देना पड़ेगा, क्योंकि ना 40 का चारों में आना चाहिए था वो क्राइटेरिया मैच हुआ, ना ही आपको किसी में 60 प्लस है। प्लीज अपीयर द ग्रुप अगेन, दैट इज हाउ इट वर्क्स। एनीवेज, वी आर ऑन द कैटेगरी, अपन जो लेवल की थिंकिंग रखते हैं दोनों ग्रुप साथ में क्लियर करना ही है, राइट? सो एज आई सेड, इस पॉजिटिविटी के साथ कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूं मैं कि पहले क्या हुआ करता था। पहले हुआ करता था आईपीसीसी, आप लोग ने सुना होगा है? या पहले हुआ करता था समथिंग कॉल्ड एज PE2। जब मैंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देके इंटरमीडिएट में आया था ना, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम हमारे टाइम पे हुआ करता था PE2। या अभी ऑफ लेट कुछ आपके सीनियर से पूछोगे तो उन्होंने शायद दिया होगा आईपीसीसी। सो एक कहावत है भगवत गीता में, परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो चीजें चेंज होती रहती है। इंस्टीट्यूट ने भी अपना ये चेंज करके नाम दे दिया इसको इंटरमीडिएट। तो नाम ही चेंज नहीं किया, और भी काफी सारी चीजें चेंज की, क्या मैं बताता हूं, ठीक है? तो तब किसमें, आईपीसीसी और PE2 में ये जो कॉस्टिंग था ना, ये एफएम के साथ मर्ज्ड था, एफएम के साथ मर्ज था। तो सब्जेक्ट का नाम होता था कॉस्ट एफएम, दोनों मिला के 100 मार्क्स का हुआ करता था, एंड उसमें से कॉस्टिंग का वेटेज था खाली 50 मार्क्स। सो पोर्शन पूरा वही जो आप लोग पढ़ने वाले हो, मैंने पोर्शन वही पढ़ा है इंटर में ऑलमोस्ट, आईपीसीसी में जो या PE2 में जो आप लोग अभी पढ़ने वाले हो, बट हमारे को मार्क्स कितना आता था, कितने मार्क्स के लिए आता था? खाली 50 मार्क्स के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में, प्रोफेसर फ्रेटर्निटी में, या फिर आप बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूट के जो काउंसिल मेंबर्स है उनके पास ये बात गई, हमने गाना गाया उनके लिए, सर मतलब अकाउंट्स प्लस एडवांस अकाउंट्स को, मतलब अकाउंट्स को टोटल आप 200 मार्क्स दे रहे हो, तो सर हमारे को भी दो ना, मतलब कैसे कैसों को दिया है। ऐसा कॉस्टिंग का प्रोफेसर गाना गाने लगा, किसके लिए? अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के प्रोफेसर के लिए, कैसे कैसों को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो ये 50 मार्क्स से फिर उन्होंने लिफ्ट करा दिया, और अब आता है ये 100 मार्क्स के लिए। और जब से ये 100 मार्क्स के लिए आया है, इसका एटीट्यूड, एक प्राइड चेंज हो गया है। पहले आप सोचो ना, अकाउंट्स 200 मार्क्स का था और कॉस्टिंग 50 मार्क्स का, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग ऐसे दुबक के रहता था। अब कॉस्टिंग बोलता है ओ भाई हम भी 100 मार्क्स वाले हैं, समझे क्या?
फोकस बढ़ गया इंस्टीट्यूट का इस सब्जेक्ट के ऊपर, वेटेज बढ़ गया एंड डेफिनेटली कंटेंट भी थोड़ा बढ़ गया है, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके बिकॉज अब अपने को पता है यार कि 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है, फुल फोकस से पढ़ेंगे सो दैट स्मूथली सब चीज समझ में आ जाए। आपको अंदर की बात बता दो, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो कॉस्ट में भाई आज भी आपको कुछ 15-16 चैप्टर है, हमारे टाइम पे भी 15-16 चैप्टर हुआ करते थे, बट वो 15-16 चैप्टर 50 मार्क के लिए पढ़ना पड़ता था। तो हम लोग सोचते थे छोड़ना ये चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ते हैं, ये चैप्टर को ऑप्शन में, कितने है 50 मार्क के लिए कितना कवरेज करेगा वो। बट अब ऐसा नहीं है, अब 100 मार्क्स का हो गया तो एवरी चैप्टर इज नाउ इंपॉर्टेंट। क्या बोला? एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। खैर इसके बारे में आज और डिस्कशन करूंगा मैं कि कौन से चैप्टर्स हैं, क्या है एंड एवरीथिंग, बट ये चीज भी दिमाग में बसा लो, क्या एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। आपको मैं आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपने जा रहा हूं, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूं। जी हाँ, किनकी पता है? 15 बच्चों की जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूं। सर अब तो इमोशनल हो गए। यस, आप बनेंगे उनके माँ बाप, आप, जी हाँ। सो यू आर द पेरेंट और आपके 15 बच्चे हैं। सर सीधा इतना बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? यस, यू हैव 15 किड्स। अच्छा अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप लोग भी ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो हैव योर पेरेंट्स, आपके भी सिबलिंग्स होंगे, ब्रदर सिस्टर, या आप अकेले होंगे या व्हाटएवर। क्या माँ बाप कभी अपने बच्चों में भेदभाव रखते हैं क्या? आप मुझे बताओ, क्या ऐसा होता है कि एक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस एक को नहीं, ऐसा होता है क्या? बोलो बोलो, क्या कभी माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव रखते हैं कि नहीं? द आंसर इज नेवर। मैं भी एक बाप हूं, लगता नहीं हूं ना? हूं। सो ऑब्वियसली एग्जैक्टली, तो आज आप क्या हो? आज आप भी पेरेंट बन चुके हो 15 बच्चों के, और ये 15 जो चैप्टर्स हैं, ये जो 15 चैप्टर्स है ना, इनमें आपको भी कोई भेदभाव नहीं रखना है। आपको भी इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट ऑल ऑफ देम इक्वली, ट्रीट ऑल ऑफ देम इक्वली। वाह वाह वाह, ठीक है। सो समझ में आ रहा है? हाँ ये देखो अमन बोल रहा है, हाँ सर होता है कभी कभी, है ना, थोड़ा भेदभाव रखते हैं, वो आपको दिखाने के लिए, बट इंटरनली उनके दिमाग में उनके सब बच्चे एक है। बाद में शायद कुछ को ठीक करने के लिए, सीधा करने के लिए जानबूझ के वो करेंगे कुछ, बट दिमाग में उनके सब एक है। आपके लिए भी ऐसा ही कुछ है। आज आप 15 बच्चों के माँ बाप बन चुके हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और उन सबको इक्वली ट्रीट करना है। करोगे ना? वादा रहा? वादा रहा सर, वादा रहा। चलो सो क्या है ये 15 चैप्टर? क्यों? सबसे एक क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स को आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्या बोला, ऐसा क्यों हुआ कि अकाउंट्स तो हमारे को FYJC से 11th स्टैंडर्ड से सर, और कॉस्टिंग इतना लेट आया इंटरमीडिएट में। अगर मैं कॉलेज की भी बात करूं तो FY BCom के पहले तो आता नहीं है कॉस्टिंग, तो उसके लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है, एक चीज है, मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा है। चल, तो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा एक बार कि सर अकाउंट्स जो है सर बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, मतलब आप मानोगे नहीं कि सर 11th स्टैंडर्ड से हम लोग कर रहे हैं। कुछ कुछ बोर्ड में, जैसे CBSE जो बोर्ड है ना, CBSE बोर्ड में तो सर अकाउंट्स कब से पता है आपको? सर 8, 9, 10 से वो लोग ICSE बोर्ड में, सॉरी 9, 10 से वो लोग ICSE बोर्ड में अकाउंट्स डाल देते। तो 9, 10 हो गया, 11 से तो पढ़ना ही है। बट सर आपका ये जो कॉस्टिंग है सर, ये क्यों इतना पीछे से आया है? ये क्यों सीधा इंटरमीडिएट CA में इंटरमीडिएट पे लेवल पे आ रहा है सर? क्यों इतना लेटर? उसके पीछे मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप कभी कोई डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर है ना 2 टाइप के होते हैं, डॉक्टर है ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल फिजिशियन, एक होता है जनरल फिजिशियन, और दूसरा होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है, दूसरा होता है स्पेशलिस्ट। समझ रहे हैं? ये जो जनरल फिजिशियन होता है ये कौन होता है? ये आपका रेगुलर, आपको समझो कोल्ड हो गया हो,
कफ हो गया हो, बुखार हो गया हो, उसको ठीक करने वाला होता है ये जनरल फिजिशियन डॉक्टर। किसके लिए? कोल्ड, कफ या आपका फीवर, ये सब छोटी मोटी बीमारियों के लिए होता है जनरल फिजिशियन। बट अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, देन इन दैट केस आपको एक एक्सपर्ट की, एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो होता है एमडी। एमडी मतलब हार्ट सर्जन, या आप बोल सकते हो न्यूरो सर्जन, या आप बोल सकते हो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या अलग अलग जो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं। अपना जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना बॉस, वो कोई एफा वैफा नहीं है, वो कौन है? वो ये स्पेशलिस्ट है। तो जनरल फिजिशियन तो बन जाते हैं फटाफट, बट आपको अगर स्पेशलिस्ट बनना है, एमडी, न्यूरो सर्जन, देन इन दैट केस कैन आई से स्पेशलाइज्ड फील्ड को टाइम देना पड़ता है, और अलग से बाद में वो आता है। हर कोई थोड़ी ना एमडी सर्जन बन जाता है या न्यूरो सर्जन बन जाता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बट जो डॉक्टरी कर रहा है वो जनरल फिजिशियन जरूर कोई भी बन जाएगा। आपको क्या बनना है? आपको बनना है एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट का जो लेवल है वो कुछ टाइम के बाद आता है, समझ रहे हो? एमबीबीएस तो बन जाते हैं सब लोग, फटाफट हो जाएगा एक बार आपका। बट अगर आपको एमडी बनना है, एक्सपर्ट बनना है किसी चीज का, तो टाइम तो लगेगा ना। बस यही है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, टाइम लगेगा, एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड फील्ड है, एंड दैट इज वाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड अ लिटिल लेटर। हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जनरल फिजिशियन हर डॉक्टर बाय डिफॉल्ट है, अकाउंटिंग बाय डिफॉल्ट कोई भी कर सकता है, बट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, और वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इतना जल्दी से नहीं मिल सकता। वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए एक लेवल पे आना पड़ता है, जो लेवल पे अब आप आ चुके हो। अब आप में वो दिमाग आ गया है कि आप ये एडवांस चीज को पढ़ पाओ, समझे? सो क्या पढ़ रहे हैं आप? एडवांस्ड लेवल का एक अकाउंटिंग टेक्निक, जिसको कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बोलता है पब्लिक? बोलो बोलो, चल चल एवरीबॉडी, क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको मैं इधर लिख लेता हूं ब्रैकेट में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर हम लोग को ये सब लिखने की जरूरत है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिखने की जरूरत हो या फिर ऐसा सच अभी हो। बस अभी तो एक फ्लो में चल रहे हैं, एंड सिस्टमैटिकली चीजें चलती जा रही है, ठीक है? सो आई होप दोबारा मत पूछना सर कॉस्टिंग इतना लेट क्यों है। बहुत स्पेशलिस्ट है हम, स्पेशलिस्ट को टाइम लगता है, कुछ टाइम के बाद आता है, जब वो लेवल अटेन हो जाए, है कि नहीं? चलो, सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं अपन अपने प्रेपरेशंस को। तो आपको खाली एक दो चीज का आइडिया दे दूं कि ये है आपका पेपर नंबर सीए इंटरमीडिएट, पेपर नंबर 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। एक पार्ट जहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ पेपर पैटर्न, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो एग्जाम देना है। एंड दूसरे पार्ट में आपके साथ में डिस्कस करूंगा चैप्टर्स, दूसरे पार्ट में आपके साथ में डिस्कस करूंगा चैप्टर्स। तो बेसिक है, आज तो यही सब चीज में चलेगा, कल से चैप्टर स्पेसिफिक चीजें भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? चलो, सबसे पहले अब अपने को डिस्कस करना है पेपर पैटर्न। अब क्या पेपर पैटर्न है ये? तो जैसा मैंने आपको बोला कि भाई ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, एंड इंक्लूडिंग ऑप्शंस ये आता है अप्रोक्सीमेटली 125 मार्क्स के लिए। सर समझ में नहीं आया क्या है ये इंक्लूडिंग ऑप्शंस? आइए मैं आपको बताता हूं। सो अब पेपर पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है? पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। सो टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू क्वेश्चन 1 to question 6. Question number 1 is going to be compulsory. Question number 1 क्या होने वाला है? कंपल्सरी क्वेश्चन, मतलब आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा 101%। तो क्वेश्चन नंबर 1
क्या होने वाला है सर? क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है कंपलसरी। सर कितने मार्क्स का होगा? ये होगा 20 मार्क्स का। एंड इसका सब डिवीजन कैसे होगा? क्वेश्चन 1A 1B 1C 1D 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स फिक्स। ये पैटर्न फिक्स है। सर कौन से चैप्टर से आएगा वो तो खाली इंस्टीट्यूट को पता। अपने तो एक बात सीख ली ना आज कि अपने लिए तो क्या है, सबके सब चैप्टर्स अपने लिए क्या है? इक्वल। तो कोई भी चैप्टर से आने दो, सानू की फर्क पैंदा, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने लिए तो सब क्या है? करेक्ट, इक्वल है ना। तो अपने को कोई भी चैप्टर में से आए कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्वेश्चन 1ABCD 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स। अब तक जो इसका पैटर्न देखा गया है कि ये सब के सब जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब बेसिकली सम्स। ऑलराइट, ओके। उसके बाद सो क्वेश्चन 1ABCD हो गया आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। इनका पैटर्न समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये होते हैं मेजरली। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यूजुअली होगा 10 + 10 10 + 10। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आजकल देखा गया है, अब ये 4 जरूरी नहीं है, 4 की जगह 2 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, इज अ 10 + 5 + 5 एंड फिर ये आता है 10 + 10। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, हो सकता है ये पैटर्न ये 4 वाला जैसा ना 10 + 5 + 5 क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ जाए, किसी में भी हो सकता है। बट मेजरली ऐसा होता है क्या? 10 मार्क्स + 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स + 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 10 + 5 + 5 एंड 10 + 10। मेजरली देखा गया है, मेजरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही होते हैं इसमें। बट इंस्टीट्यूट ने एक अटेम्प्ट में यहां पे कहानी में ट्विस्ट डाल दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो 5 मार्क्स था ना, ठीक है, यहां पे इन्होंने डाल दिया थ्योरी। ओ अब तक क्या लग रहा था? 5 मार्क्स का ही है, मतलब सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही है। बट इंस्टीट्यूट ने एक नवंबर 20 अटेम्प्ट में पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया मतलब थ्योरी डाल दी। ओह, तो अब स्टूडेंट को लगा कि अरे ये कैसे पैटर्न चेंज हो गया, मतलब इंस्टीट्यूट है वो कुछ भी कर सकता है, अपने को सबके लिए प्रिपेयर रहना है। सो दिस ये जो 5 मार्क्स है या ये आप जिसको बोल रहे हो 5 + 5 है, दिस कैन बी आइदर थ्योरी और इट कैन बी प्रैक्टिकल, ठीक है। सो वो भी मैं आपको बता दूं। एंड ये सब के सब 20 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे, वो तो अभी आपको पता ही चल गया होगा, क्लियर। एंड फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें 5 पार्ट होते हैं, ABCDE एंड आपको 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, इनटू एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 5 × 4 कितना हो गया बेटा? 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6। मेजरली देखा गया है कि दिस क्वेश्चन 6 कवर्स थ्योरी, दिस क्वेश्चन कवर्स थ्योरी। अगेन इंस्टीट्यूट है, कभी दिमाग चेंज हो गया, यहां पे एक 5 मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिकल का भी डाल सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। बट मेजरली देखा गया है दैट दिस क्वेश्चन 6 A to E कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स, उसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है, एनी 4, एंड दिस इज मेजरली थ्योरी। नवंबर 20 के पहले तक बच्चा क्या करता था पता है? अभी अच्छा चलो और एक चीज बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4। तो बच्चा क्या करता था? हाँ, 2 3 4 5 चारों प्रैक्टिकल थे, तो 2 3 4 5 बराबर कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 6 थियरी था, पूरा छोड़ देता था ऑप्शन में,
इंस्टीट्यूट ने ये चीज नोट की, एक पैटर्न नोट किया कि यार मेजरली सब बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अटेम्प्ट कर रहा है, सबके सब प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं, थियोरी को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, चलो कहानी में जरा ट्विस्ट लाते हैं। एंड उन्होंने फिर यहाँ पे भी थियोरी डाल दी और क्वेश्चन नंबर 6 में भी उन्होंने थियोरी डाल दी। समझ क्या इंपैक्ट हुआ इसका? करेक्ट। अब उनको थियोरी कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि चलो आपने क्वेश्चन 6 ऑप्शन में छोड़ दिया तो बाकी के 2 3 4 5 सब करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट, उसमें एक या दो थियोरी डाल दिया। और अगर आप इसमें से 2 3 4 5 में से कोई एक नहीं करते हो, देन इन दैट केस आपको क्वेश्चन 6 पूरा करना पड़ेगा, उसमें थियोरी आ गया। समझे? जहां तुम्हारी और मेरी सोच खत्म होगी, इंस्टीट्यूट अपनी सोच वहां से शुरू करता है। बेसिकली कहने का एक ही मतलब है, वी हैव टू डू एवरीथिंग इन एवरीथिंग। हर चैप्टर को बराबर से करना है, हर चैप्टर के थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों को बराबर से करना है। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, नथिंग लाइक इट। समझू? चल सो अब आप लिख सकते हो। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टोटल 125 मार्क्स का पेपर होता है, देखो कैसे। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स, कैलकुलेटर में ऐड कर देगा। ए भाई लोग, कैलकुलेटर तो होगा ना आपके पास? मिनिमम रिक्वायरमेंट है कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में। आज नहीं होगा चलेगा, क्योंकि आज बेसिक डिस्कशन है, बट अदरवाइज चाहिए ही चाहिए। करो ना, ऐड करो ना। क्वेश्चन नंबर 1 कितना? 20 मार्क्स सर। क्वेश्चन नंबर 2 20, सो 20 प्लस 20 3 20 4 20 5 20 5 सॉरी हाँ 526 इज, आप देखोगे यहां पे 5 इंटू टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से अपने को एनी 4 अटेम्प्ट करना है, बट उन्होंने तो 5 दिया ना, तो प्लस 5 इंटू 5 जो 5 क्वेश्चन है, टोटल 125 मार्क्स का पेपर है। अपने को उसमें से 100 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है बेटा, बट इंक्लूडिंग ऑप्शंस तो 125 का पेपर है ना। सो यहाँ पे 226 एनी 4 125 मार्क्स का पेपर आएगा, and that is including option। भाई सही है? क्लियर? सर ये चीज तो हमको लिखनी है जरूर, मैं आपको अभी जरूर लिखने का टाइम दूंगा, बिकॉज पेपर पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए ना कि भाई कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं रेपिटेटिव बेसिस पे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा 5 मार्क्स का होगा। बीच में एक दो क्वेश्चन है जहां पे वो लोग 5 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बाकी है 10 मार्क्स के क्वेश्चन। इस हिसाब से फिलहाल पेपर पैटर्न है। आप क्या करोगे, आप एक बार ये क्वेश्चन, ये पेपर पैटर्न अभी लिख लो, श्री गणेशाय, अपने बुक को ओपन कर लो, स्टार्ट कर लो ये लिखना। फिर मैं आपको एक लाइव पेपर दिखाऊंगा ICAI का, सो दैट आपको एक रियल फील आ जाए कि हाँ भाई पेपर कैसा दिखता है। तो प्लीज एवरीबॉडी स्टार्ट राइटिंग। जैसे ही आपका लिखकर हो जाए, आप मुझे बोलेंगे सर डन, एंड मैं फिर आगे बढ़ूंगा। स्टार्ट एवरीवन।
डन, चलो आई थिंक सबका ऑलमोस्ट आ गया है, डन। ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको प्रैक्टिकली एक पेपर दिखा दूंगा। आओ आओ दिखा, ये रहा पेपर। सो मैंने रैंडमली ऐसे ही एक पेपर उठा लिया, जुलाई 21 का ये पेपर है, रैंडमली। तो देखो, दिस इज हाउ योर पेपर इज गोइंग टू लुक लाइक। सर येलो कलर का पेपर होगा, यस। तो इंस्टीट्यूट दो कलर यूज करती है, येलो कलर एंड व्हाइट कलर। सो इट कुड बी आइदर, बट दिस इज हाउ इट विल बी। ऊपर लिखा हुआ आएगा IPCE न्यू सिलेबस पेपर नंबर 3, जो अपन ने कहा यहां पे, इट इज पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3। and then cost and management accounting is the name of the subject, to CMA, total number of questions 6, time allowed 3 hours, maximum marks 100। ठीक है ना? सो देखो, ये एक एब्सोल्यूट ICI का पेपर है ना। अब यूजुअली मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको फर्स्ट डे पे, दिमाग में आपके पैटर्न एक सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या, दिस इज द गोल दैट वी नीड टू अचीव। तो ये पेपर आपको मिलने वाला है, इस पेपर में आपको लाने हैं ये 90 मार्क्स। जी हाँ, आर वी रेडी? यस वी आर। फिर वही टिपिकल आंसर्स टू बी गिवन इन इंग्लिश एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बोला था, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, बाकी में से आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फॉर द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। क्लियर है? सो जो पैटर्न अभी आपको बताया, एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इट इज कंपल्सरी। एंड क्या लिखा है? 4 into 5 इक्वल टू 20 मार्क्स। कितना? 20 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन 5-5 मार्क का होगा यहाँ पे, एंड टोटल 4 क्वेश्चंस इज व्हाट यू विल सी। सो 5 मार्क्स क्वेश्चन 1A, देन 1B, ये देखो व्हाइट कलर आ गया वैसा 1B, ये एक्चुअल पेपर है, इंस्टीट्यूट का एक्चुअल पेपर है, डाउनलोडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट साइट। 1B दिख गया आपको यहाँ पे, 1C दिख गया आपको यहाँ पे, एंड 1D दिख गया यहाँ पे। अब ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने 10 + 5 + 5 किया। आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 10, एंड देन फिर बाद में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ऐसा उन्होंने पैटर्न सेट किया। फिर क्वेश्चन 3A 10 मार्क्स, क्वेश्चन 3B 10 मार्क्स, क्वेश्चन 4A 10 मार्क्स, क्वेश्चन 4B, अच्छा देखो अभी क्वेश्चन 4B 5, क्वेश्चन 4C 5। सो यहां पे जो मैंने लिखा है दैट ये 10 + 5 + 5 ये पैटर्न 2 क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। अगेन नॉट नेसेसरी, इंस्टीट्यूट को चाहिए तो सब में 10 + 10 रखेगा, चाहिए तो सब में 10 + 5 + 5 भी रख सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, अपने को हर तरह से प्रिपेयर रहे। बेसिकली ये खाली एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि ऐसा कुछ आ सकता है वैसा, ठीक है। फिर 5A 10 मार्क्स, 5B 10 मार्क्स, एंड 6 क्वेश्चन जैसा आप देखोगे ABCDE attempt any 4 of the following। so 4 into 5 मार्क्स का एक, राइट। ये अगर आप देखोगे तो दे आर ऑल थ्योरी क्वेश्चंस, दे आर ऑल थ्योरी क्वेश्चंस। सर इसमें भी क्या 5 मार्क के इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल कर सकता है क्या? यस, वो इंस्टीट्यूट है, वो कुछ भी कर सकता है। सो वैसा भी पॉसिबिलिटी है, बट मेजरली ये देखा गया है कि जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको इंस्टीट्यूट 5 मार्क्स के लिए ही रखता, मतलब थ्योरी के लिए ही रखता है। सो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में अपने को स्ट्रांग होना पड़ेगा इफ यू हैव टू क्रॉस 90+। देखो समझो 90+ लाना है तो ना किसी ऑप्शन, ना चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ना कोई क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ना कोई पैटर्न को, थियोरी प्रैक्टिकल सब कुछ करना ही है। एंड दैट ब्रिंग्स मी के सर अपना कवरेज क्या होगा? फिर आप भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो 90 मार्क्स लाने की, तो हमको जरा बताओ कि हमको पढ़ना क्या होगा ये सब कवरेज, ये सब मार्क्स लाने के लिए। सो योर वी विल राइट डाउन कवरेज, तो क्या क्या कवरेज होगा। और इसी के साथ मैं आपको अपनी बुक जिससे अपन पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमाइज्ड, उसके भी दर्शन कराऊंगा। सो पहला है कवरेज,
तो कवरेज में क्या क्या होने वाला है अपना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ICAI स्टडी मटेरियल। और मैं आपको बता दूं ये अपन करने वाले हैं 100% कवर। जी हाँ, मतलब कोई डाउट मत रखना इस टर्म्स में कि ICAI मटेरियल 100% कवरेज, बिकॉज इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, सीधी सी बात है ये अपने को पूरा कवर करना ही पड़ेगा। सेकेंड जो अपन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी पास्ट पेपर्स। सेकेंड जो अपन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी पास्ट पेपर्स। तो जैसा मैंने अभी आपको एक पास्ट पेपर दिखाया था ना यहाँ पे, राइट, तो ऐसे पास्ट पेपर में तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो मॉड्यूल में ना हो बट इंस्टीट्यूट ने अपने पास्ट पेपर में पूछ लिया, डेफिनेटली अपने को करना पड़ेगा ना। सो पास्ट पेपर्स, ठीक है। थर्ड जो अपन करने वाले हैं कवरेज दैट इज गोइंग टू बी RTP या MTP बोथ। RTP का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, MTP का मतलब होता है मॉडल टेस्ट पेपर। RTP मतलब क्या होता है, आई टेल यू नाउ। सपोज आपका अटेम्प्ट है मई 2024 में, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपके अटेम्प्ट के एग्जैक्टली 2 to 3 months पहले इंस्टीट्यूट एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन निकालेगा विच दे फील इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट, ठीक है। सो समझो अगर आपका अटेम्प्ट है मई 24 में, ठीक है, तो मई 24 के 3 महीने पहले यानी समवेयर अराउंड फरवरी में बोल देता हूं, तो फरवरी 2024 में इंस्टीट्यूट RTP निकालेगा। 1 क्वेश्चन पर चैप्टर and which according to institute is important for your exam preparation। हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, है, समझो गुरु। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको अब इच्छा हो रही होगी सर दिखाओ ना कैसा होता है। आओ दिखाता हूं कैसा होता है। ये सॉरी, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे डेफिनेटली आपको सब मिल जाएगा। एंड हियर इट इज, ये रहा। एक सेकंड, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा लग रहा है, मैंने डाउनलोड नहीं किया है। ओके, एक सेकंड में अपन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे ICAI। आपको कभी भी कोई चीज चाहिए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, बेस्ट वेबसाइट। सो ये देखो, इधर मैं क्लिक करूंगा RTP के ऊपर, समझो कोई भी आप RTP ले लो एंड यू कैन सी के यहां पे मिल जाएगा। तो मैंने रैंडमली कोई भी RTP पिकअप कर ली, कोई भी अटेम्प्ट की। लेट्स क्लिक ऑन दिस, ये रही RTP। देखो, मटेरियल कॉस्ट, एक क्वेश्चन, ये क्या है, ये RTP है, रिवीजन टेस्ट पेपर। इधर लिख देता हूं चाहिए तो। RTP का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर, ओके। फिर चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, समझो मटेरियल एम्प्लॉय कॉस्ट, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया। यहां पे नेक्स्ट चैप्टर एक क्वेश्चन इसमें से आ गया, नेक्स्ट चैप्टर एक क्वेश्चन इसमें से आ गया, वैसा। तो ये सब इंस्टीट्यूट निकालेगा और आपको देगा एग्जाम के 2-3 महीने पहले। तो सर वो भी कवर कर लिया है, तो 2-3 महीने पहले कवर आपको जो भी आएगा, समझो आपका अटेम्प्ट है और आपने तो पहले ही क्लास ले ली होगी, तो मेरे YouTube चैनल पे मैं इसको अपलोड करूंगा। डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल CA संकल्प कांस्टिया के नाम से। अब डेफिनेटली आपको उसको करना है, बिकॉज नया RTP आया है, कोई इंस्टीट्यूट के नए सम्स आए, कोई पास्ट पेपर का मुझे डिस्कशन करना है। जो समझो अभी हर आपने तो कोई एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिया, उसके बाद आपके अटेम्प्ट तक 1-2 और अटेम्प्ट हो जाए, तब तक के क्या करोगे, आई विल पुट इट ऑन माई YouTube चैनल। सो रिविजन टेस्ट पेपर्स भी अपने कंटेंट में कवर होगा, जब जो अभी तक आया, और अगर उसके बाद भी कुछ आता है, आई विल डू इट ऑन माई YouTube चैनल, वहां से आपको मिल जाएगा। समझे गुरु, ग्रेट। फिर RTP MTP के बाद आता है आपके, हाँ, ओल्ड सिलेबस के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन। सो रेलेवेंट PM या स्टडी मटेरियल ऑफ ओल्ड सिलेबस। देखो, ओल्ड सिलेबस निकल गया है, बट ओल्ड इज गोल्ड। सो यू नेवर नो, ओल्ड सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जो आपके लिए रेलेवेंट हो, इसके लिए मैंने वर्ड यूज कर लिया है रेलेवेंट PM SM ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन, जो आपके लिए रेलेवेंट हो।
एंड इट कैन कम इन दी एग्जामिनेशंस। ये सब होगा और इसी के साथ होगा कुछ एसके स्पेशल। एसके यानी संकल्प, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो एसके स्पेशल के कुछ सम्स भी होंगे यहां पे। दिस इज गोइंग टू बी आर कवरेज। ठीक है, अभी रेडी? अब आप मुझे बोलो, इस कवरेज के बाद, ठीक है, इस कवरेज के बाद क्या आपको लगता है आपको 90 से कम लाना सही रहेगा? आप बताओ मित्रों, आप बताओ, आवाज आनी चाहिए। क्या 90 के नीचे आएगा आपको अगर आप इतना कवरेज करोगे तो? नो वे। सो 90 लाना ही है और इस कवरेज से लाके दिखाएंगे। आवाज आती रहनी चाहिए, लिखते रहो उधर 90 90 90 90 क्लिक कर करके अपना लैपटॉप मोबाइल तोड़ दो, चलेगा, बट 90 लाके दिखाएंगे। चलो, सो प्लीज यू कैन जस्ट राइट इट आउट। तो ये कवरेज ऑप्टिमाइज में है और ये कवरेज इन जनरल एज अ स्टूडेंट आपको करना है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, ये कवरेज अगर आपने किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट विद रैंक इज द की टू सक्सेस। ये है ताले की चाबी। प्लीज कॉपी इट डाउन। भाई हो जाएगा तो डन लिख दो यार। तरुवर इज डन। चलो, आई थिंक मेजोरिटी सब लोग डन हो गए। डन, ग्रेट। अच्छा, अब आते हैं अपनी बुक के ऊपर। सो कवरेज ये करना है। कवरेज करेंगे कहां से सर? कवरेज करेंगे बुक में से। एंड ये रही आपके बुक का एक चैप्टर। नाउ हाउ इज दिस होल बुक डिजाइंड, ये पता होना चाहिए, है कि नहीं? सो बोलते हैं ना, मूवी देखने के पहले मूवी का ट्रेलर देख लेते हैं। आ जाओ। सो हियर इज द ट्रेलर फॉर यू। एक मैंने कोई भी चैप्टर लिया है, चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कोई ना कोई बड़े हस्ती का आपको यहां पे कोटेशन दिखेगा, विच विल इंस्पायर यू, मोटिवेट यू टू ड्रीम बिग एंड डू बिग। क्या बोला? ड्रीम बिग एंड डू बिग। क्या बोला? ड्रीम बिग एंड डू बिग। सो यहां पे है हमारे साथ श्री APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल। क्या कहा इन्होंने? नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज अ डायरेक्टर गॉड always gives the hardest role to his best actors। बात कही है। अपन कई बार कितना डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसके लिए क्योंकि ऊपर वाले को पता है आप भी इसको मैनेज कर पाओगे। समझ रहे हो ना? चल, तो कभी ऐसा नहीं बोलने का कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा बोलने का अच्छा मेरे साथ हुआ है, अब देख इसको मैं प्रॉपर कैसे करके दिखाता हूं। हाँ, समझे क्या? चल, सो एम्प्लॉय कॉस्ट इज व्हाट इट इज। पहले क्या दिख रहा है आपको यहां पे? ICAI पास्ट एग्जाम। बॉस पता होना चाहिए ना कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आया है। ये रहा मार्क्स का वेटेज, कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का है, उसमें भी कितना मार्क थ्योरी है, कितना मार्क प्रैक्टिकल। देखो मैंने यहां पे आपको एकदम क्लियरली बोला ना कि थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ये क्वेश्चन पूरा थ्योरी का है। बीच में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत
एक्सपेरिमेंट किया और बीच बीच में थ्योरी डाल दिया। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना थ्योरी मार्क का है, कितना प्रैक्टिकल है। तो वेरी क्लियरली यू कैन सी हियर दैट हर चैप्टर के पहले ये जो पैटर्न है वो हर चैप्टर में फॉलो है। हर चैप्टर के पहले अपन क्या करने वाले हैं, इसका एक वेटेज भी अपने को पता चल जाएगा कि कितना प्रैक्टिकल है और कितना थ्योरी है। क्या बोला, कितना प्रैक्टिकल है और कितना थ्योरी है। एक समझ गए। चल सो ये एक आप लोग को इससे आइडिया आ जाएगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है एंड हाउ मच इट हैज बीन आस्क्ड। क्वेश्चन आई मीन लेक्चर के टाइम पे मैं ये डिस्कस करने का ट्राई करूंगा कि कौन से अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट दिख रहा है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट से May 20 में नवंबर 20 में कौन सा वाला क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का था, राइट। सो वैसे सो फॉर एग्जांपल नवंबर 20 यहाँ पे 6 मार्क 4 मार्क दिखा रहा है, तो कौन से वाले क्वेश्चन में 6 मार्क का आया था, कौन से वाले क्वेश्चन में 4 मार्क का आया था, वो सब अपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर डिस्कस करेंगे। द बुक इज फुल्ली कलर, द बुक इज फुल्ली कलर। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, अपने बुक में क्या कवर्ड है। इधर अपन लिख रहे हैं ऑप्टिमाइज का कवरेज, इधर अपन लिख रहे हैं ऑप्टिमाइज का कवरेज। तो क्या है सबसे पहली चीज है कोटेशन ऑफ अ इंस्पिरेशनल पर्सन। यहां पे अपन ने लिखा है पहले कोटेशन। फिर दूसरा है अपना अटेम्प्ट वाइज मार्क्स वेटेज डिवाइडेड इनटू प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। क्या बोला रे, अटेम्प्ट वाइज मार्क्स वेटेज, अटेम्प्ट वाइज मार्क्स वेटेज डिवाइडेड इनटू क्या, प्रैक्टिकल एंड थियोरी, प्रैक्टिकल प्लस थियोरी है भाई। डन। सो ये हो गया। ओके, अब आ रहा है नेक्स्ट, स्टडी मेंटोर। ये है आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इसको कैसे यूज करना है अब मैं आपको बताता हूं। थर्ड पार्ट अपन लिखेंगे इज योर स्टडी मेंटोर। कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा। स्टडी मेंटोर इज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है, कई बार के इतना आपको भी आइडिया होगा, फाउंडेशन तक पास करके इधर आए हो या अगर आप डायरेक्ट एंट्री हो तो आपने TY BCom तक क्लियर हो गया होगा कि हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट एक टॉपिक है जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय कॉस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली ये भी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट का ये बुक का एग्जाम बुक में ओपन किया है, तो समझो एम्प्लॉय कॉस्ट टॉपिक हो गया। कॉस्टिंग सब्जेक्ट का टॉपिक एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर तो बतेरे एज इन बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो जब सर पढ़ा रहे होते हैं ना, तब तो अपने को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई चलो ये चीज पढ़ाई ये समझ में आ गया। बट जब अपन रिवाइज कर रहे होते हैं तब तो याद रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब रिवाइज कर रहे हो तब खाली एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक नहीं, तब तो 8 सब्जेक्ट के इतने सारे 10 20 100 200 टॉपिक्स, उस सब के 100 200 सब टॉपिक्स कहां से याद रहेगा इस नन्हे मुन्ने दिमाग को। तो मैंने क्या किया है, हर टॉपिक के बाद स्टडी मेंटर डाल दिया है विच इज स्पीकिंग ऑफ योर सब टॉपिक्स। तो यहां पे जब आप अपना स्टडीज स्टार्ट करोगे तो एक जगह पे आपके पास सब टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएगा, आपके पास रेडी हो जाएगा। अब अपन जब पढ़ाई करेंगे, जब अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बराबर है, तो समझो मैंने आज मेरे सेशन में इतना पार्ट कराया, फॉर एग्जाम्पल 1 to 6, तो अपन इसको ऐसे टिक कर देंगे, हाँ भाई ये वाली चीजें हो गई है, ये वाली चीजें हो गई, तो आपको भी क्लैरिटी रहेगा कि भाई यहाँ चलो इतना हो गया। फिर आप रिवाइज करोगे इसको। जब आप रिवाइज करोगे इसको तो आप क्या करोगे, एक दूसरे कलर के पेन से, समझो आपने आज इतना पढ़ा लिया, तो आप इसको टिक कर दोगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक सब टॉपिक आपका कितनी बार रिवाइज हो चुका है। और यहाँ पे मैंने मोटिवेशन के लिए आपको बता दिया है कि अगर आपको रैंक लाना है देन इन दैट केस पहली बार जब आप पढ़ोगे तब आप एज गुड एज रीड कर रहे हो, दूसरी बार में आप अंडरस्टैंड करोगे, थर्ड टाइम में रिवाइज करोगे, फोर्थ टाइम में स्ट्रेंथन करोगे और फिफ्थ में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और मैं एक एक मेरे बच्चे को
एक्सपर्ट बनता हुआ देखना चाहता हूं इस सब्जेक्ट में। जी हाँ, क्या बनना चाहता हूं, क्या देखना चाहता हूं आपको? एक्सपर्ट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सपर्ट, उससे नीचे कुछ भी नहीं। तो उसके लिए बनाया है ये क्या, स्टडी मेंटोर, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। ये स्टडी मेंटोर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड क्या करेगा, जब भी आपका पढ़ के हो रहा है तो आप इसको टिक मारते जाओगे। अब समझो आप जब थर्ड रिवीजन करने वाले हो, तो थर्ड रिवीजन के टाइम पे समझो हो गया आपका, तो आपने टिक मार दिया, तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या मेरे सब टॉपिक्स है और सब टॉपिक्स में मेरा कितना हो गया है, कितना बाकी है, एंड किसके ऊपर फोकस करना है। अब समझो एग्जाम टाइम की बात आ गई, एग्जाम टाइम पे क्या ये सब कर पाओगे क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम टाइम के लिए आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट जो भी है उसको ऐसे हाईलाइट कर दोगे, इंपॉर्टेंट जो भी है उसको हाईलाइट कर दोगे। तो समझो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया इन दो चीज को, तो आपको बताइए कि एग्जाम पे ये दो चीज के ऊपर फोकस करके इसको कंप्लीट करना है। तो आप सीरियल नंबर 5 के ऊपर जाओगे, एग्जाम आते ही, एग्जाम कब आएगा आपका, लॉ के बाद आएगा, मतलब 1.5 डेज ही पड़ा है आपके पास। अब 1.5 डेज में पूरा कॉस्टिंग सब तो नहीं हो पाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कर लूं तो एग्जाम आराम से दे पाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे पहले ही मार्क कर दिया। तो अब इधर मैं आऊंगा, अच्छा टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग इंपॉर्टेंट है, पेज 10 पे गया, 11 पे गया, पढ़ लिया, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, कलेक्शन ऑफ इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव अर्ली वेज रेट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पेज नंबर 18 पे गया, पढ़ लिया, हो गया। ऐसे ही समझो मैंने और भी कुछ मार्क किया होगा, समझो मैंने ये मार्क किया है, समझो ये मार्क किया है। अच्छा प्रीमियम बोनस मेथड मेरे को करना है, हेल्सन रोवन सिस्टम, पेज 23 टू 25 पे गया, हो गया। सर क्वेश्चन 12, सर पेज 45 टू 48, लेबर टर्नओवर विद डिफरेंट क्लास ऑफ एम्प्लॉइज करना है, ओके गया, हो गया। समझे? सो ये सिस्टमैटिकली देखो, इतना जब सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, सम्स, एग्जांपल्स सर पे आ जाता है ना, तब इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक थिंग्स सिस्टमैटिक। एंड वो एक स्टूडेंट के कंसर्न को मैं समझ लिया है और यहां पे डायरेक्टली वो चीज मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है, सो दैट आपका लाइफ एकदम स्मूथ हो जाए, सिस्टमैटिक हो जाए। तब भी ला पाओगे ना। कोई भी सब्जेक्ट में आपको लगता है 90 मार्क्स लाना इतना इजी है, हलवा है? नहीं, पहले से ही सिस्टमैटिक और प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। तो मैं तो प्लान कर चुका हूं मेरे दिमाग में कि आपको उतना मैं वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करवा के ही रहूंगा, बट उसके लिए मैं ये प्लानिंग भी, सिस्टम भी आप लोग के साथ सेट करना चाहता हूं। तो जब आप, अभी क्या होगा, मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, वापस से घर पे आपको खुद से रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे ही वो आपका रिवाइज हो गया, आप एक टिक मार्क कर देंगे। वापस से जब कभी बाद में रिवाइज करने का मन किया, आप टिक मार्क कर देंगे। समझो आपको कोई डाउट आया, समझो यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, समझो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डाउट आया, तो आप इधर लिख सकते हो डाउट, और आप लिख सकते हो एसके। आप क्या करोगे, डाउट एसके, मतलब संकल्प सर को डाउट पूछना है, आप अपने पेंसिल से लिख दोगे। जैसे ही संकल्प सर इसका रिप्लाई कर देंगे, आप इसको रब कर दोगे, आप इसको रब कर दोगे, हो गया आपका डाउट क्लियर, और फिर इधर आप टिक कर दोगे। समझो आपने सोचा है कि मैं कल क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 करने वाला हूं। समझो आपने सोचा है आप क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 31 करने वाला हूं। कभी मैंने सोचा है कल से 1 फरवरी को मैंने सोचा है, तो मैं इधर लिख दूंगा 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी। अब मेरे लिए ये टारगेट है कि बस 1 फरवरी को ये करना है। जैसे जैसे मेरा टारगेट खत्म होते जाएगा, मैं इधर इसको रब करूंगा, टिक कर दूंगा। अब ये 1 फरवरी मेरे दिमाग में मंडरा रहा है, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। अच्छा हो गया, चलो टिक मार्क किया। जब तक ये डेट लिखा हुआ रहेगा ना, मेरे बैक ऑफ द माइंड टेंशन रहेगा कि मेरे को ये करना है, एंड ऑटोमेटिकली वी विल डू इट, वी विल डू इट, और ये टिक करने का मोटिवेशन रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये सिस्टम जो काम करता है ना स्टूडेंट के लिए, आई हैव रिसीव न्यूमरस पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फॉर दिस, एंड यही लोग हैं जो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, आगे जाके 90+ और रैंक लेकर आते हैं। आई एम श्योर आप भी उनमें से एक बनने वाले हो बहुत जल्द, बट फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही ऊपर नहीं पहुंचते हो टॉप लेवल पे, मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई एम श्योर यू विल डू इट। सिस्टम मैंने रेडी कर दिया है, प्रोसेस रेडी कर दिया है, पढ़ाऊंगा मैं मेरा दिलो जान से, बट
सेल्फ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये टिक मार्क तो करने आपके घर पे नहीं आऊंगा, या ये जो इधर ब्लू में मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है जो एग्जाम में पढ़ना है वो तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। बट याद रखना 5 बार पढ़ना है। फर्स्ट अटेम्प्ट पास के लिए 3 बार, स्ट्रेंथन के लिए रैंक 11 to 50 लाने के लिए 4, और रैंक 1 to 10 लाने के लिए एक्सपर्टीज 5। है भाई, सही है। चल ग्रेट, थैंक यू सो मच देव। देव को बहुत अच्छा लग रहा है ये बुक का सिस्टम। बाकी लोग आपको भी अच्छा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने में क्यों पीछे रहना, थैंक यू। चलो नेक्स्ट चीज जो अपनी आ रही है वो क्या है, स्टडी मेंटर। इसको क्या नाम दिया अपन ने, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है पता है कि आप जो कंटेंट जिससे पढ़ने वाले हो, मैं तो आपके साथ चलो अभी रहूंगा, 2-3 घंटा रहूंगा, जितना मेरे को मेहनत करना है वो आप लोग के पास करवा के मैं ऑन द स्पॉट ले लूंगा। बट एंड ऑफ द डे आपका जो यूज करने वाले हो आप, वो तो बुक ही है ना। इंपॉर्टेंट तो आपके लिए बुक है, क्योंकि पढ़ने वाले तो आप उसी से 4 बार 5 बार, लेक्चर तो मेरा 1 बार या मैक्सिमम 2 बार देखो, उससे ज्यादा तो क्या ही देखोगे। वो तो देख लिया, और उसके बाद पढ़ना 5 बार किससे है, बुक से। सो कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द बुक हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। चल नेक्स्ट चीज जो डाली है वो है प्रीव्यू। हमारे जूजू जो हमारे लकी मैस्कॉट है, हमारे जूजू जो हमारे लकी मैस्कॉट है, वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब हर चैप्टर में क्या ओवरव्यू है, क्या क्या आपको पढ़ना है। सो भाई एम्प्लॉय कॉस्टिंग का मीनिंग, क्लासिफिकेशन, एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल में 2 पार्ट होते हैं, वो अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर पढ़ना है, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, पेरोल प्रोसीजर, आइडल टाइम, सिस्टम ऑफ वेज पे आउट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ये आपका एक प्रीव्यू हो गया। ठीक है, सो आपको जब कोई चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है प्रीव्यू में आपको पहले बता दूं कि भाई ये सब चीजें अपने को पढ़नी है, या चैप्टर खत्म होने के बाद अपन एक क्रॉस चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ये सब पॉइंट्स हो गया है। सो दैट जब आप रिवाइज करो तब तक आपका एक बार हो गया होगा पहले ही डिटेल वाले में, अब आप प्रीव्यू से एक बार देख सकते हो। ओके क्लियर। सो ये है आपका प्रीव्यू, ये है आपका प्रीव्यू। फिर आता है आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पार्ट, फिर आता है आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं, दिस इज अ क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन बुक। दिस इज योर क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन बुक। सर सॉल्यूशन अपन क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे क्या, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर फिर क्यों आपने सॉल्यूशन दिया है, बिकॉज कई बार अपने को रेफरेंस के लिए एक अपने पास रेडी प्रेजेंटेड सॉल्यूशन रहे तो इट बिकम्स गुड फॉर अस। बाकी अपन तो एक एक चन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। बट सॉल्यूशन भी होगा, कभी आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क दिया तो उसका सॉल्यूशन भी आप पहले सॉल्व कर लोगे, फिर चेक कर लोगे, तो इट विल बिकम इजी। ऑन द स्पॉट चेक कर लिया, कोई डाउट हो सर को पूछ लिया, क्लियर है भाई, वैसा। उस हिसाब से मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। तो अब यहाँ पे जैसा आप देखोगे कि पहले थ्योरी है, प्लेन थ्योरी नहीं है, जहां पे भी पॉसिबल है हमने उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ने अलग अलग कलर के इंक से हाईलाइट किया है। तो ये सब आपको मिलेगा। कुछ कुछ जगहों पे हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किए हैं, ये देखिए कुछ कुछ जगहों पे हम लोग ने आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किया है। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए यूज रहेंगे। कुछ कुछ जगहों पे हमने पिक्टोरल प्रेजेंटेशन भी यूज किया है। एक कहावत है, देखी हुई चीज जो पिक्चर के फॉर्म में वो याद रहती है ना। अगर मैं आपको कोई भी मूवी का नाम लूं और बोलूं कि याद है क्या, आप बोलोगे हाँ सर याद है ना, है ना। मैं आपको बोलता हूं मूवी का नाम बाहुबली, तो पूरा आपके सामने नजर के सामने बाहुबली की सब चीजें आपको पूरी मूवी याद आ जाएगी। हीरो हीरोइन, क्या उसमें वॉर हुआ था, क्या रोमांस सीक्वेंस थे, सब आपको याद आ जाएगा। ये अगर मैं बोलूं अरे जरा आपके सीए फाउंडेशन का या कॉलेज का इकोनॉमिक्स का वो एक चैप्टर है डिमांड कर्व थियरी, क्या उसके बारे में कुछ याद है क्या, सर सर बाय बाय टाटा ओके गया नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि पिक्टोरल चीजें याद रहती है। इसके लिए जहां भी पॉसिबल है हमने पिक्चर्स यूज किया है, सो दैट इजीली आपके दिमाग में सेट हो जाए, और साथ में एज आई सेड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी जैसे ये अटेंडेंस के मेथड्स है, तो पहले कैसे मैनुअल मेथड होता था, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाया है आपको
कि मैनुअल मेथड में कैसे लिखते थे। फिर होता था देखो ये टोकन मेथड मेटल डिस्क, तो एक्चुअली ये टोकन डिस्क क्या यूज होता था। फिर ये देखो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, एक्चुअली बायोमेट्रिक कैसा दिखता है। ऑल ऑफ दिस इज शोन हियर सो दैट जब आप पढ़ रहे हो रिवाइज कर रहे हो पिक्टोरली भी क्लियर हो जाए, चीजें और स्मूथली हो जाएंगी। क्या बोलता है पब्लिक, बोलो ना, अच्छा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, मन कर रहा है कि नहीं पढ़ने का ये सब। बस एग्जैक्टली अगर मन कर लिया ना फिर तो अपन कर लेंगे उसको पार। तो जहां भी पॉसिबल है, जहां पे हम लोग को लग रहा है कि भाई इसको ऐसे प्रेजेंटेशन करना है कि स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाए, दैट ऑल्सो वी हैव डन। मैंने जैसा आपको बोला था थोड़ा एड्यूटेनमेंट रहेगा, फन के साथ सीखते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आइडल टाइम और अब नॉर्मल आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम को हमारे एक कॉमन टीवी चैनल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शायद आपने देखा होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनबिल्ड किया है, याद हो जाएगा आपको, क्लिक हो जाएगा। कैसा लगा, सही है। ये भी सब जहां जहां पे जो जिधर जैसा रिक्वायर्ड है वो सब हम लोग ने पुटअप किया है। ओवर टाइम क्या होता है, कैसे उसको पुटअप करना है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और फिर स्टार्ट होता है क्वेश्चन सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट आ गया, कोई कॉन्सेप्ट है, विराट कोहली है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए आमिर खान, सलमान खान, तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है। ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड हियर। क्वेश्चन सोल्यूशन, क्या बोला, क्वेश्चन सोल्यूशन, एवरीथिंग, और पूरा आपका मॉड्यूल एवरीथिंग कवर। थैंक यू सो मच तरुण। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ गई बातें, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑल ऑफ दिस, बिंगो, शाबाश, यस, चलो डन। सो ये एक हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। सो क्या किया है अपन ने, पहले थ्योरी लिया, थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, उसका फॉर्मूला जो भी है उसको एक्सप्लेन किया है, फिर उससे रिलेटेड जो भी सम्स है वो कर लिया। तो देखो ये पूरा थ्योरी है, फॉर्मूला है, थ्योरी है, फॉर्मूला है, थ्योरी है, फॉर्मूला है, फिर थ्योरी से रिलेटेड जो भी हम लोग को लग रहा है कि सम्स है वो ले लिया। तो थ्योरी पढ़ ली, फॉर्मूला डिराइव कर लिया, सम्स कर लिया, हो गया ना, और क्या चाहिए है वैसा, सही है। चलो ग्रेट। सो थ्योरी, सम्स, प्रैक्टिकल्स, एवरीथिंग गॉड डैम इट इज कवर्ड हियर इन दिस ऑप्टिमाइज्ड बुक जो आपको मिलने वाली है, एंड इसी से अपन सॉल्व करने वाले। जैसा मैंने बोला हर एक क्वेश्चन को अपन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, कुछ होमवर्क देंगे वो भी आपको करना है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो आप लोग को ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट में है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये है चैप्टर समरी, ये है चैप्टर समरी। तो अब इतना कुछ पढ़ा सर, याद नहीं है, मैं हूं ना, पता ना, ये एक अंदर से आवाज निकलती है, सर याद नहीं, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, है समरी है ना, समरी से। अच्छा मुझे पता है मेरा सुर लय ताल बहुत अलग अलग है, बट ये चैप्टर समरी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपने अब तक पढ़ा है, सो दैट दिस चैप्टर समरी, इसमें हम लोग ने सब इंक्लूड कर लिया है। कॉन्सेप्ट्स आ गए, जितने भी फॉर्मूलाज है वो आ गए, ये देखिए यहाँ पे सब फॉर्मूलाज आ गए, फटाफट सब चीज रिकॉल हो जाएगी आपको। यस, रितिका बोल रही है कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही होता है हम समराइज नहीं कर पाते इतनी सारी चीजों को। डोंट वरी, अब वो भी आपके पास, तो जो भी आपके पेन पॉइंट्स थे उन सब को समझ के हम लोग ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड दिस इज योर समरी बुक, दिस इज योर समरी बुक, या इसको आप बोल सकते हो समरी शीट्स। ये लास्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। थैंक यू सो मच तरुण, बहुत एफर्ट्स गया है इस बुक को बनाने में, बट एंड ऑफ द डे एक ही आपसे एक्सपेक्टेशन है, 90+ एफर्ट मैं पूरा दूंगा बुक के टर्म्स में, पढ़ाने के टर्म्स में, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल, सम्स, थका दूंगा आपको इस सब्जेक्ट को एक्सपर्ट बनाने के लिए। बट आप भी अगर तैयार हो ना, नथिंग कैन स्टॉप अस। आप लोगों को खुद को ये बुक के क्वालिटी से समझ गया होगा कि व्हाट इज द लेवल एट विच वी आर गोइंग टू गो, है ना। यस, ओके, सो ये है समरी शीट्स, एंड देन लास्ट में आप लोग को मैं बता दूं क्या चीज मिलने वाली है आपको। लास्ट में आपको मिलेगा एक साथ एक ही प्लेस पे फॉर्मूला बुक। जी हां, जो आपके बुक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सब चैप्टर्स के फॉर्मूला
at one place in around 25-30 pages, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतने सारे फॉर्मूला नहीं याद रह पाएंगे। तो एग्जाम समझो, आपका एग्जाम का टाइमिंग है 2 to 5, जो यूजुअली टाइमिंग होता है 2 to 5 या 3 to 6। मॉर्निंग में आपको 8 o'clock से लेकर 11 o'clock तक बस एक ही काम करना है, एंड दैट इज दिस 25 to 30 पेजेस। सर क्या ये फॉर्मूला बुक इसी बुक में इंक्लूडेड है? यस जी हाँ। लास्ट में आपको ये बुक के एंड में क्या मिलेगा? 25 to 30 पेजेस एट वन प्लेस, ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ऑल चैप्टर्स। क्या बोला? ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ऑल चैप्टर्स। जी हाँ, दिस इज वॉट you will get with this book, all formulas of all chapters at one place। ओहो, वो भी लिख देते हैं, at one place। अब वापस से पूछ रहा हूं, आर यू एक्साइटेड? यस, यू शुड बी। सही है। तो इस लेवल का प्रिपरेशन हमने किया है, प्लानिंग सिस्टम हमने सेटअप किया है। प्लीज आप इसको फॉलो कीजिएगा, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक है? क्यों? क्योंकि कवरेज सब होने वाला है, पास्ट पेपर का, आरटीपी एमटीपी का, रेलेवेंट, पीएम, एसएम, आईसीआई स्टडी मटेरियल सब तो इंक्लूड कर लिया है। फिर और क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, एग्जाम्पल करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। ठीक है? चलो, सो एक बार आप ये भी लिख लो, सो दैट आपको पता रहे क्या क्या कवरेज होने वाला है बुक में। स्टार्ट। ये रहे फॉर्मूलाज, सब फॉर्मूलाज एक जगह पे, आप ही की बुक में। जी हाँ, अच्छा लिख लो।
ओके सर, आप तैयार हैं जंग जीतने के लिए? गुड, होना भी चाहिए। कंटिन्यू करेंगे? ओके सर, आप कुछ ब्रेक ब्रेक नाम की चीज भी देते हैं या नहीं? तो देखो, इनिशियल लेक्चर्स हैं अपने, तो धीरे धीरे अपन बिल्डअप करते जाएंगे। सो आज तो मतलब कुछ स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं मैं आप लोग के साथ, एकदम प्योर बेसिक डिस्कशंस कर रहा हूं। मेरा एक पढ़ाने का एक तरीका होता है, वो मैं आप लोग को पहले बता दूं क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर से अपन उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़ाने का तरीका बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कौन सी चैप्टर्स है इस सब्जेक्ट में, एंड देन इट विल बी एंड फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स का डिस्कशन, कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स को लेके। सो मेरा तरीका क्या होगा? सो दिस इज हाउ आई विल अप्रोच एनी टॉपिक, एनी कॉन्सेप्ट, एनीथिंग अप्रोच। और ये अप्रोच मेरा कोई भी चीज के लिए लेता है, मतलब बी इट सीए इंटर, सीए फाइनल, एनीथिंग। अगर आपके कोई एल्डर्स है जिन्होंने मेरे से सीए फाइनल पढ़ा है, आप उनको पूछ लो। आपके कोई इंटर के फ्रेंड्स है जिन्होंने पढ़ा है, आप उनको पूछ लो। द अप्रोच इज वेरी क्लियर एंड सिंपल। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल से। सो आई विल कनेक्ट विथ लाइव एग्जाम्पल्स। ये लाइव एग्जाम्पल्स क्या होता है सर? मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। लाइव एग्जाम्पल्स मतलब ऐसे एग्जाम्पल जो आपके और मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं, बिकॉज आप समझो, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप अप्रोक्सीमेटली 19-20 ईयर्स ओल्ड के हो मिनिमम करार। तो अगर आप उतने ईयर्स के हो, तो आपके साथ जो 19-20 साल में चीजें हुई है, आपको पता भी नहीं हुआ होगा, बट कॉस्टिंग आपके याद यूज हुआ है। आपने कॉस्टिंग यूज किया है, आपके साथ कॉस्टिंग यूज किया है, बट आपको शायद पता नहीं चला होगा। अब उसके साथ मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा। तो लाइव एग्जांपल से अपन स्टार्ट करेंगे। लाइव एग्जांपल समझने के बाद आपको लगेगा हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, हाँ यार ये तो मैंने भी देखा है। उसको अपन कनेक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसको अपन कनेक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। क्योंकि सीधा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो आपको कई बार समझ में नहीं आएगा, कई बार समझ भी जाएगा। बट अगर एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब बाय डिफॉल्ट कंपल्सरीली एग्जाम्पल्स आएगा, उससे आप खुद कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करोगे, और फिर ही अपन स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। मुझे नहीं लगता है कि एक भी कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बिना करवाने वाला हूं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पास जेपी मॉर्गन का 4 साल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं तो वो प्रैक्टिकली कर चुका हूं, और अब जो प्रैक्टिकली किया है वो आपको मैं करवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच टू बिकम एक्सपर्ट। सो अप्रोच फ्रॉम एंट्री टू एक्सपर्ट। अपन अभी एंट्री ले रहे हैं सीएमए में, क्या बन के बाहर निकलेंगे अपन? एक्सपर्ट। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। और अब आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर स्पेसिफिक चीजें, मतलब कौन से चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं इस टोटल जर्नी ऑफ 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जो भी है इस जर्नी में अपने को कौन से चैप्टर्स पढ़ने, वो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। आर वी रेडी? डन हो गया है तो एक बार बस लिख देना, सो स्टार्ट करेंगे। लाइव एग्जाम्पल का मतलब होता है एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैपनिंग अराउंड अस, जिससे अपन कॉस्टिंग को कनेक्ट करेंगे। यार कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट क्या है? खर्चा। अब तक आपने, मैंने खुद बहुत खर्चे किए हैं, होते हुए देखे हैं। तो इतने खर्चे किए हैं, होते हुए देखे हैं, तो इन शॉर्ट लाइव एग्जांपल्स तो है ही ना अपने पास। बस उनको मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, आपको लगे हाँ ये तो मैंने भी किया है। अब आपको मैं बोलूंगा अच्छा ये किया है, ये कॉन्सेप्ट है उसका, ये किया, ये कॉन्सेप्ट है उसका। ओके, युग फतेहपुरिया इज रेडी। ग्रेट।
अदर्स आर यू रेडी? यस, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज रेडी। चलो समझ लेते हैं अपन कौन से चैप्टर्स अपने को यहां पे पढ़ने हैं। नाउ इंस्टीट्यूट का ही मैं मटेरियल ओपन कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट का जब आप मॉड्यूल ओपन करते हो ना, तो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या चीजें लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि एट दिस लेवल क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, to establish the cost associated with production of products and services। so, ये कॉस्टिंग आप किसका करने वाले हो? प्रोडक्ट्स का एंड सर्विसेज का भी। एंड ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कॉस्टिंग करने के लिए आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? दिस इज व्हाट इट इज। तो इंस्टीट्यूट ने आईसीए ने उसको इस सब्जेक्ट को आईसीआई ने इस सब्जेक्ट को, क्या है ये सब्जेक्ट का नाम? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आईसीआई ने इस सब्जेक्ट को, क्या नाम है इस सब्जेक्ट का नाम? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको प्यार से सीएमए भी कहते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रखा है मॉड्यूल 1, दूसरा पार्ट रखा है जिसका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में ये देखिए, मॉड्यूल 1 में देयर आर 7 चैप्टर्स एंड मॉड्यूल 2 में देयर आर 8 चैप्टर्स। ये देखिए मॉड्यूल 2 में 8 चैप्टर्स, मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर्स। सो सॉरी, मॉड्यूल 1 में कितना चैप्टर्स है सर? 7 चैप्टर्स। एंड मॉड्यूल 2 में कितना चैप्टर्स है सर? 8 चैप्टर्स। ठीक है, टोटल मिला के कितने बन गए सर? 15 चैप्टर्स। मैंने आज आपको क्या बोला? आज आपने 15 बच्चों को जन्म दिया है। बहुत बहुत बधाई हो, मिठाइयां भेज दो मेरे पास। सो 15 चैप्टर करने। इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर्स है, आपके ऑप्टिमाइज का वॉल्यूम 1 में भी यही चैप्टर्स मैंने रखा है, ताकि आईसीएआई के साथ कंधे से कंधा मिला के अपन चलेंगे। आपका जब ऑप्टिमाइज्ड वॉल्यूम 2 आप खोलेंगे, तो आपके ऑप्टिमाइज्ड वॉल्यूम 2 में भी यही 8 चैप्टर्स है जो इंस्टीट्यूट के 8 चैप्टर्स हैं। तो क्या बोला? इंस्टीट्यूट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे आप और मैं। सो ऑप्टिमाइज्ड वॉल्यूम 1 यूज करेंगे, ऑप्टिमाइज वॉल्यूम 2 भी यूज करेंगे। सेम इसी के साथ कनेक्ट होता है, सेम इसी के साथ कनेक्ट होता है। अब आओ देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स है जो अपने को यहां पे पढ़ने हैं। ये सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब क्या होता है कॉस्टिंग, क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट। तो क्या है ये सब वर्ड्स, इसके बारे में उन्होंने लिखा है फर्स्ट चैप्टर में। वेरी बेसिक। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आता है, बिकॉज दिस चैप्टर इज फुल थ्योरी। ये जो चैप्टर है ये क्या है? फुल थ्योरी। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ मेरे पे ध्यान दो। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो 200% फोकस मेरा आपको चाहिए, आपका मेरे को चाहिए। पूरा लुक इनटू माय आईज, एवरीबॉडी, फुल फोकस, अनडिवाइडेड अटेंशन आपका इधर होना चाहिए। लिखने के लिए मैं आपको टाइम दे ही रहा हूं, आप लोग ने अभी नोट किया होगा, मैं बता रहा हूं तब से मैं लिखते जा रहा हूं, फिर आपको मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा। क्योंकि जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं ना, तो फुल फोकस कर लिया ना तो समझ में आ जाएगा, फिर लिखना इज जस्ट अ टेम्पररी मैटर। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, ये सब जो भी मैं लिख रहा हूं इसका आपको पीडीएफ लेक्चर के बाद मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव ऐसा कुछ लिया है तो आपको साथ में अटैच मिलेगा।
सो टेंशन मत लेना। समझो कोई चीज आपसे लिखने से छूट गई तो आपको ये चीज आपके पास ही रहेगी, आप ही के लिए लिख रहा हूं, आप ही को देने वाला हूं, मेरे पास रख के कोई मेरा खजाना नहीं है, ये आप ही के लिए है। ये आपको दे दूंगा, आप बाद में उसमें से कॉपी कर लेना। हाँ, बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि सर तो ये अपलोड करने ही वाले, देने ही वाले, छोड़ना अपन नहीं लिखते हैं, ऐसा एटीट्यूड मत रखना। फिर ये 90 मार्क्स प्लस लाने वालों की एटीट्यूड नहीं। 90 प्लस वालों का एटीट्यूड क्या होता है, जो सर करवा रहे हैं, जैसा सर बोल रहे हैं उसको फॉलो करना ही करना है, बस। पत्थर की लकीर है, मैंने जो बोल दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया। ओके, चलो। सो ये है आपका मॉड्यूल 1 का पहला चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन। तो मैं पहले यहाँ पे मॉड्यूल 1 का डिस्कशन करूंगा। मॉड्यूल 1 फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात किया है। यूजुअली क्वेश्चन नंबर 6 का जो थियोरी क्वेश्चन होता है ना, उसमें से एक दो क्वेश्चन वो लोग यहां से पूछते हैं, यूजुअली, कोई फिक्स नहीं। फिर आते हैं अपन लोग सेकेंड पार्ट के ऊपर। अब जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है ना, उसको मैं बोलता हूं त्रिमूर्ति। सेकेंड चैप्टर 3, चैप्टर 4, एक जगह जब जमा होती नो अमर अकबर एंथनी। तो वैसे ही चैप्टर 2 है मटेरियल कॉस्टिंग, चैप्टर 3 है मेरा लेबर, एंड चैप्टर 4 है मेरा ओवरहेड्स। ठीक है, कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी प्रोडक्ट बना लो, इन तीनों के बिना वो अधूरा है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, एक छोटा सा पेन बनाना है ना आपको, ये पेन बनाने के लिए भी 3 से 4 मटेरियल यूज हुए, है कि नहीं? तो मटेरियल चैप्टर अपने को क्या बताएगा कि कितना मटेरियल मंगवाना है, कौन सा मटेरियल मंगवाना है, क्या क्वालिटी का होगा, कितना प्राइस होगा, कितना कॉस्ट लगेगा उसके लिए, ये सब सवालों का जवाब देगा आपका ये चैप्टर। कितना, क्यों, कैसे, कब, ऑल ऑफ दिस मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि कोई भी, अब ये तो मैंने आपको पेन का एग्जांपल लिया, आप सोचो एक गाड़ी बनानी है, कार बनाना है, ब्रूम, तो ये कार बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज होता है? सर कितने सारे 10,000 मटेरियल यूज होते हैं एक कार बनाने के लिए, मानते हो कि नहीं? मोबाइल फोन, जिसके बिना आपकी और मेरी जिंदगी अधूरी है, ये मोबाइल फोन, कितने सारे इसमें मटेरियल यूज होते हैं। तो कितने मटेरियल यूज होंगे? वो मटेरियल इस मोबाइल में कहां कहां यूज होंगे, कितना अपने को मटेरियल मंगवाना है, कहां पे उसको स्टोर करना है, कितना उसके लिए खर्चा करना है। ओ भाई साहब, मटेरियल समझ में आया? फिर अब मटेरियल तो मंगवा लिया, ठीक है ना, अपन एग्जांपल ले रहे हैं मोबाइल का, ये मोबाइल बनाने के लिए मटेरियल तो मैंने मंगवा लिया। ओ भाई साहब, अब मटेरियल क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं, मटेरियल को यूज करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। कौन करेगा वो कंबाइन? सर मशीन करेगी, बट मशीन में डालेगा कौन? ऑटोमेटिकली उठ के जाएगा रोबोट? नहीं, कौन लगेगा उसके लिए? लेबर। तो कौन सा लेबर चाहिए? स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर? कितनी देर वो काम करेगा? अच्छा काम किया तो उसको क्या कुछ बोनस मिलेगा? कहां कहां पे क्या क्या काम करना है? क्या खाली मटेरियल असेंबलिंग से रिलेटेड ही काम है? क्या उसके पास एडमिन काम भी होगा, सेल्स का भी काम होगा? ओह सर, समझ गए, ये सब कहां पे आएगा? लेबर, और उनका कॉस्ट लेबर। एक सब्जिगड़ू। फिर आता है फोर्थ, एंड दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स नहीं, ओवरहेड मतलब अब मटेरियल मंगवा लिया, लेबरर काम कर रहा है, कहां पे कर रहा है भाई? तुम्हारे घर पे करेगा वो या मेरे घर पे आके करेगा? नहीं सर, फैक्ट्री, एक फैक्ट्री ले लेंगे ना अपन रेंट पे, करेक्ट। तो वो जो रेंटल कॉस्ट लगेगा, बना रहे कि नहीं, वो जो रेंट लगेगा, वो जो मशीन आया है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा, वो जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, क्या फोकट में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपका मेरा चिचा लगता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला? नहीं सर, खर्चा है ना वो सब। तो मेरा क्या रेंट, या फिर मेरा डिप्रिसिएशन हो रहा है मशीनरी का। सर मेरे को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंगाना है, सर मेरा इलेक्ट्रिसिटी पावर का खर्चा हो रहा है। ओ भाई साहब, क्या है वो सब? ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गुरु। इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, जो अपन करेंगे। समझे? वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट आई होप आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। और डिटेल में पढ़ना है, अभी तो मैं आपको एकदम मतलब 0.1% चीजें बता रहा हूं, बट एक आइडिया आ जाए, है भाई? सही है, ओके। फिर आता है आपका, तो ये इधर आपको मार्क करवा देता हूं मैं,
तो ये आप मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 5 इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब ये जो इधर ओवरहेड्स आ रहा है या लेबर रिलेटेड कॉस्ट आ रहा है, उसको किस टेक्निक से रिकॉर्ड करना है। सो एक ये बोल सकते हो आप, एक टेक्निक है ऑफ कॉस्टिंग। क्या? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब कैसे कॉस्ट्स को रिकॉर्ड करना है सही तरीके से। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट। इतने सारे कॉस्ट होने वाले हैं इंकर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, क्या बोला? उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसको मैं वापस यूज करूंगा जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। कॉस्ट शीट मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट, यानी आप लोग सब लोग को आज की तारीख में पैसा तो आप कमा नहीं रहे हो, घर पे बैठे हो, बराबर है क्या ना? इससे आपको कोई भी खर्चा करना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके कुछ खाना पीना है, कॉलेज जाने के लिए खर्चा, बुक्स खरीदनी है, कोई कभी डिनर पे जाना है, फ्रेंड्स के साथ मजे करने हैं, ये सब के लिए क्या ना, इससे आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते। फिलहाल तो आप लोग कमा नहीं रहे हो ना, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 या एक पास हो जाओगे, उसके बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, तब आर्टिकलशिप स्टाइपेंड आएगा, तब ठीक है। बट अभी तो फिलहाल पैसा खर्चा करना है, बट है नहीं कमाने का कोई जरिया, तो आप क्या लेते हो? पॉकेट मनी। तो आप समझो आपके मम्मी पापा को बोलोगे, मम्मी पापा पापा मुझे है ना 2000 रुपए पॉकेट मनी चाहिए। इमीडिएटली मम्मी आपको बोलेगी, क्यों इतना सारा पॉकेट मनी क्यों चाहिए? क्या काम है? कहां पे खर्चा करने वाला है? कितना खर्चा करने वाला है? क्या है, इतना क्यों चाहिए? अरे मम्मी, मेरा देखो आने जाने के लिए जो मेरे को कॉलेज जाना है, जाके आना है, उसका ट्रैवलिंग का इतना खर्चा होगा ना, आपको एक लिस्ट देना पड़ेगा ना, जितने भी खर्चे होने वाले हैं उसका एक सिस्टमैटिक अरेंज करके मम्मी को दिखाना होगा, तब जाके मम्मी ग्रीन सिग्नल देगी और पापा रिलीज करेंगे पेमेंट, बराबर के नहीं? सो ट्रैवलिंग का खर्चा मम्मी 500 रुपया हो गया। मम्मी उधर जाएंगे, इतने देर रहेंगे, तो खाने पीने में थोड़ा तो चाहिए ना मम्मी, तो मम्मी 500 रुपया खाने का हो गया। मम्मी फिर वापस आना है तो ट्रैवलिंग का खर्चा, मम्मी पढ़ाई करने के लिए बुक्स भी तो चाहिए, तो बुक्स का 200 रुपया, मम्मी ये बार उसका बर्थडे आने वाला है फ्रेंड का, उसको गिफ्ट देना है, उसका 300 रुपया। ये सब सिस्टमैटिक अरेंज करके आप दोगे कॉस्ट, तो आपको क्लैरिटी रहेगा, हाँ भाई आपका खर्चा कहाँ पे कितना हो रहा है कि नहीं? बस वही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को कहते हैं कॉस्ट शीट। अब इन सब को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज अ अकाउंटिंग एंट्री। कॉस्ट अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करना है? दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यहां पे अपन देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट एंट्रीज, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट एंट्रीज, समझे? तो ये होता है आपका मॉड्यूल 1, ये होता है आपका मॉड्यूल 1, एक सब क्लियर। फिर आता है आपका मॉड्यूल 2, आओ इधर लिख लेते हैं मॉड्यूल 2। ये आता है आपका मॉड्यूल 2, बस 5 मिनट और, बस और ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे। मॉड्यूल 2 में आता है आपका, फर्स्ट 7 चैप्टर्स हो गए, तो आता है आपका चैप्टर नंबर 8, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि समझो आपको एक एरोप्लेन बनाना है, बराबर? तो एक एरोप्लेन बनता है एक बहुत बड़े यूनिट की तरह, उस केसेस में होती है। तो एक समझो कार बनाना है या एरोप्लेन बनाना है, ये सब क्या है? बिग बिग प्रोजेक्ट्स है, इनका एक यूनिट बन जाए वही बहुत है, उनमें यूज होता है यूनिट कॉस्टिंग। एंड यही समझो अगर ये मेरे को पेन बनाना है, 10 रुपए का पेन, या मेरे को कोई शर्ट बनाना है, तो वो एक एक नहीं बनता है, वो लॉट में बनता है, वो बैच में बनता है। तो एक साथ 100 पेन का बैच बन के आएगा, एक साथ 100 शर्ट का बैच बन के आएगा, उसको क्या कहते हैं? बैच कॉस्टिंग। डिटेल में पढ़ेंगे बाबा, खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, जैसे कोई एक लैपटॉप है, तो एक लैपटॉप बना, उसके लिए यूज होगा यूनिट कॉस्टिंग। एक एयरक्राफ्ट एयरप्लेन बना, यूनिट कॉस्टिंग। यही जब पेन या शर्ट लॉट में बैच में बनकर आते हैं, उसके लिए यूज होता है बैच कॉस्टिंग, समझे? ये आपका यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। फिर आता है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये क्या है?
समझो कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी अगर आपको कोई बहुत बड़ा रोड कंस्ट्रक्ट करना है, एक 100 माले का बिल्डिंग बनाना है, आजकल तो बनते हैं 100 माले की बिल्डिंग। सो तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। ये कोई फैक्ट्री में बन के तो मैं 100 माले का बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा ना, या अगर मेरे को रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, तो मैं फैक्ट्री में बन के तो नहीं रहूंगा। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लेना पड़ेगा, थोड़ा काम फैक्ट्री में होगा, थोड़ा काम बाहर होगा, ऑन साइट होगा। वो सब कैसे मैनेज होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, वहां से उसका कॉस्टिंग आएगा, समझे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉर बिग बिग प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड काम होता है ना, जैसा मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, समझो एयरपोर्ट बनाना है या समझो रोड बनाना है, सही है। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 एंड 11, इसको साथ में मैं बताता हूं। दैट इज योर प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। एक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग एंड दूसरा होता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, समझो आपको मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है, अपन मोबाइल को एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब ये मोबाइल बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि सीधा एक ही प्रोसेस किया और मोबाइल बन गया, नहीं। पहले उसका चिप आएगा, फिर उसका कैमरा आएगा, फिर उसका वो साउंड बार आएगा, फिर उसको कंबाइन करेंगे, फिर जाके अपना मोबाइल बनेगा। अलग अलग प्रोसेस का अपना खुद का प्रॉपर अकाउंटिंग होगा, उसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट मतलब समझो मैंने मिल्क है, समझो मेरा अमूल, तो मिल्क है, उसका कर्ड डिपार्टमेंट है, उसका बटर मिल्क डिपार्टमेंट है। सो समझो मैं यहाँ पे मिल्क बनाते बनाते थोड़ा कर्ड बन गया, कर्ड बनाते बनाते बटर मिल्क मिल गया। तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, साथ में बनते हैं। वैसे ही क्रूड ऑयल करके होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, क्रूड ऑयल से केरोसिन भी बनता है। सो ये क्या है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, साथ में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट एंड कनेक्टेड, इसको क्या कहते हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो मिल्क यूज करके कर्ड बनाया, कर्ड यूज करके बटर मिल्क बनाया, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। उनका कॉस्टिंग कैसे होगा, कौन सा कॉस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका प्रॉपर कॉस्टिंग करने के लिए पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 11 जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। समझे, ग्रेट। फिर आता है सर्विस कॉस्टिंग। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है टीचर कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनका कॉस्टिंग कैसे होगा, क्योंकि इनके कुछ एलिमेंट्स अलग होंगे, हो गए, इनमें भी मटेरियल लेबर सब यूज होता है, बट इनका जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को प्रॉपरली बाइफरकेट करके यूज करना है। जैसे अगर एक हॉस्पिटल है तो उसके लिए कितने बेड्स अवेलेबल है, वो बेड्स कितने डेज के लिए कौन कितना यूज कर रहा है, उसका कितना कॉस्ट आएगा, वो सर्विस सेक्टर आपको बताएगा, है भाई। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी। और बताऊं आपको, ये तीनों चैप्टर आपके सीए फाइनल में है, और मैं बता दूं मेरे फेवरेट है, फेवरेट है, एकदम फेवरेट। कौन से, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट। अब लिख देता हूं पहले इसको मैं। सो 13, 14, 15। 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 14 है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड 15 है बजट कंट्रोल। सो बॉस, पहले देखो, कोई भी काम करने के लिए पहले आप प्लानिंग करते हो। अपन अभी प्लानिंग कर रहे हैं, 90 मार्क्स लाना है, तो अपन ने क्या बजट बनाया, 90 मार्क्स लेकर आएंगे। अब उसके लिए अपन एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट आया 95 मार्क्स आ गया अपने को। तो स्टैंडर्ड अपन ने सेट किया था, बजट सेट किया था 90 मार्क्स का, आया कितना, तो वो कंपैरिजन होगा, 95 मार्क्स आ गया सर। या समझो किसी को सर 85 मार्क्स आया, तो अपन क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंपैरिजन करते हैं, जो सोचा था उसके एक्चुअल्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, समझे। और ये क्या है, ये है मेरा बजट जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया, प्लान किया कि इतने मार्क्स में लाऊंगा। आया क्या, उसके लिए मेहनत कितना किया, कितना आया। अब समझो 95 आया, वेरी गुड, 85 आया, और क्या इंप्रूव करना है, सो दैट फाइनल में 90 अप लेकर आऊंगा, लाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। सो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड। एंड फाइनली मार्जिन। अब जो भी मेरे को बिजनेस करना है, वो बिजनेस के लिए मेरे को कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो,
डिसीजन मेकिंग तो आपके रग रग में। तो ये डिसीजन क्या बेसिस पे लेना है, उसके लिए यूज करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। किसके लिए? डिसीजंस क्या लेने हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये सब पढ़ना है बहुत डिटेल में आपको। अभी तो एकदम एक झलक दिखला जा, बस ऐसा ही कुछ झलक दिखाया आपको। अब प्रैक्टिकली जब इसको अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब और क्लैरिटी आते जाएगा। सही है? ओके सर, समझ में आ गया है। और हम इस सीए फाइनल कॉस्टिंग की उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। ये वादा है मेरा आपसे, आपका मेरे से। आप भी लिखोगे उधर कमेंट में, लिखो यस सर वी प्रॉमिस 90+, राइट? ओके, सो इसी बात पे टाइम आ गया है आप लोग से विदा लेने का, बिकॉज आज उससे ज्यादा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका सर बाहर निकल जाएगा फट के। नहीं, मैं यह नहीं चाहता, इसलिए वी हैव केप्ट इट इजी, वी हैव केप्ट इट सिंपल। आई होप इतना सबको सब समझ में आया होगा। बोलो बोलो, टेल। चलो भाई, ओके, टाइम टू से hasta la vista. Thank you for being such a great audience. The journey has finally begun and बहुत दूर जाना है, बहुत अच्छा जाना है, ठीक है? सो ऐसा सिनेरियो है, आप लोग की तरफ से कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। जैसा मैंने बोला, कभी कभी आप कोई डाउट पूछोगे, इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कभी कभी आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा, तो आप बिंदास बेझिझक मुझे 1 2 3 4 बार रिमाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, मतलब एक टेफ्लॉन कोटिंग है मेरे उसमें, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। तो आप बिंदास मुझे पूछो, 1 बार 2 बार 10 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कभी समझो आपने डाउट पूछा, उसका रिप्लाई आपको नहीं मिला, तो आपको उसके बाद लिखने का रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, दिन में 5 बार आप रिमाइंड करो। मैं जैसे ही देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट कई बार इंटर के, फाइनल के लेक्चर्स में, रिवीजन लेक्चर्स में, यूट्यूब में बिजी होता है तो रिप्लाई नहीं कर पाते। बट जैसे ही देखेंगे रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, अरे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? स्टे कनेक्टेड गाइस, थैंक यू सो मच। टाइम टू से hasta la vista. Keep rocking, keep smiling, keep being the same best audience. And हर चीज को रैशनलाइज करना सीखो, हर चीज को क्वेश्चन करना सीखो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। Thank you so much. Take care.